इश्क हो, जंग लड़ो और जीतो, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने में अपने खून का एक कतरा कतरा बहा दो। जब तक जिद आपकी ना हो जाए, इश्क हो या जंग लड़ो और जीतो। इस वक्त रणबीर के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। वह जितना तो चाहता था, लेकिन उसके सामने जंगली कुत्ते थे। वे कुत्ते रणबीर पे झपटते और उसे नोच खाते। तभी वहां चारों तरह शोर सुने देने लगा। हवाएं तेज चलने लगी और आसपास के हल्के फुल्के सारे सामान हवा में उधियाने से लगे। कोई कुछ समझ पाता तभी कुछ गोलियां चलने की आवाज आई और वे जंगली कुत्ते वही ढेर हो गए। वह जमीन पे पड़े कराह रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शार्प शूटर ने उन्हें मारा हो, एकदम सटीक निशाने पे। इस वक्त गुंडे चारों तरफ से घिर चुके थे और कोई भी हिलता तो गोली सीधा उनके खोपड़ी पे। ये तो वो लोग जान ही गए थे उन जंगली कुत्तों के मरने पर ही, इसलिए कोई नहीं हिला, सब खड़े रहे बिना की सवाल जवाब के। इतने में उन्हें आसमान में 2 हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो जंगल के बड़े बड़े पेड़ों में कहीं खोया हुआ था। उन हेलीकॉप्टर की आवाज बिल्कुल अलग थी, जिससे साबित हो रहा था कि यह सिर्फ दुश्मनों को गुमराह करने के लिए है। कुछ ही देर में वहां वेल ट्रेंड कमांडो उतरने लगे। उनकी संख्या महज 5 या 6 ही होंगी, लेकिन एक 10 पे भारी है ऐसा लगा रहा था। सबके चेहरे ढके हुए थे और कपड़े बुलेट प्रूफ के थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने रणबीर को कवर कर लिया। इस वक्त तक खालिद के बॉडीगार्ड समझ गए थे कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने लड़कर मरना पसंद किया। थोड़ी ही देर में वह गोलियां चलने लगी, लेकिन इस बार रणबीर सुरक्षित था। उसे एक खरोच तक नहीं आया और उल्टा सामने एक एक कर गुंडे मरते गए। इस वक्त ऐसा लग रहा था इन कमांडो के सामने ये गुंडे किसी गली के गुंडे हैं। थोड़ी ही देर में वह जंगल खालिद के गुंडों से बिल्कुल साफ हो चुका था और एक भी खून का कतरा नहीं दिख पा रहा था, जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। इतने में वहां एकाएक गाड़ियां आकर रुकने लगी। इधर एक कोमलदम ने रणबीर को एंटीसेप्टिक दे दिया था, जिससे रणबीर को हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। इस वक्त रणबीर बेहाल था, उसकी आंखें तक नहीं खुल पा रही। 1 महीने का टॉर्चर और दर्द उसे और कमजोर बना रहा था। तब तक गाड़ी का गेट खुला और उसमें से 52 साल के हैंडसम आदमी निकला और सीधा रणबीर की तरफ बढ़ने लगा। सबने उन्हें देखकर अपना सर उनके सम्मान पे नीचे झुका लिया था। ये राम सिंघानिया थे जो अभी अभी पहुंच पाए थे। उन्हें बीच जंगल में ही गाड़ी बदलनी पड़ी थी। शहर में चलने वाली गाड़ियां जंगलों के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए उन्हें बीच में ही ऑफ रोड 4 लेना पड़ा था, जिसे आने कुछ वक्त वेट करना पड़ा था। इधर जब राम रणबीर के पास पहुंचे और जैसे ही उनकी नजर सामने लेते रणबीर पे पड़ा तो उनकी आंखें मानो जैसे चौंधिया सी गई। गुस्से में आंखें लाल हो गई। वे कुछ रिएक्ट कर पाते, इतने में समर आया और रणबीर को उठाने की कोशिश करने लगा। उसने जल्दी से इंट्रोडक्शन दिया ताकि रणबीर को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। इस वक्त सबको यही ठीक लगा। समर ने पहले ही शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल को खाली करवा दिया था। हॉस्पिटल के पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया था। करीब 1 घंटे में रणबीर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के वार्ड में था। डॉक्टर ने ऑट को ठीक करवाया और रणबीर का ऑपरेशन होने लगा। इधर राम ने जब से रणबीर को उस हालत में देखा था तब से वह एक शब्द भी नहीं बोले थे। उन्हें मानो जैसे सांप सूंघ गया था। एक बाप कर भी क्या सकता है? अगर उसके सामने उसका बेटा इस हालत में पड़ा हो और उसके बचने का चांसेस कम हो तो फिर एक बाप खुद को कोस सकता है। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता पाता। राम का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उनके चेहरे पे गुस्सा था, दर्द था या कुछ और, ये कोई नहीं जान पा रहा था। समर की भी यही हालत थी। समय के साथ साथ सब बेचैन होते जा रहे थे। तभी इतने में एक डॉक्टर बाहर आया और समर को देखकर जल्दी से बोला, जितनी जल्दी हो सके A+ ब्लड का इंतजाम कीजिए। हमें आधे घंटे के अंदर A+ ब्लड चाहिए। पेशेंट के शरीर से ब्लड बहुत ज्यादा बच चुका है। इतना बोल डॉक्टर फिर से औरती में चला गया। समर परेशान होने लगा। उनसे इधर उधर कॉल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर के पास ब्लड की कमी थी, बल्कि जितने ब्लड उनके ब्लड बैंक में थे अब तक उनका उपयोग डॉक्टर कर चुके थे रणबीर के हार्ट बीट को संतुलन में रखने के लिए। इधर राम अभी भी शांत बैठे थे, पहले की तरह एक्सप्रेशन लेस। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। जब समर को कोई उपाय नहीं दिखा तो वह गुस्से में अपने फोन को दीवार पे मारता है। शायद राम का गुस्सा उसके अंदर आ गया था। अगर खून नहीं मिला तो मैं
इस शहर को आग लगा दूंगा। समर गुस्से में बोला। समर को इतने गुस्से में देख सब दंग रह गए थे। आज पहली बार समर का ये रूप सबके सामने आया था, जो इतना भयानक था कि कोई भी डर से अंदर तक कांप जाए। समर हमेशा से अकेला रहा है। आज उसे एक भाई मिला है जो अभी उसके सामने बेजान हालत में ओटी के बेड पे पड़ा है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल कटे पेड़ की तरह। इधर राम अभी भी एक्सप्रेशनलेस बैठे थे। उनकी हालत शायद कोई समझ नहीं पा रहा था या वो खुद को समझा नहीं पा रहे थे। समय बीतता जा रहा था और अंदर रणबीर की सांसें कम होती जा रही थी। इस वक्त रणबीर को हर कोई अपना खून देना चाहता था, लेकिन अफसोस कि सबका ब्लड ग्रुप रणबीर के ब्लड ग्रुप से अलग था। समर जाने को हुआ तभी वहां एक रोवाबदार आवाज गूंजती है, मैं दूंगा उसे खून। यह आवाज इतना भारी था कि पूरा हॉल गूंज उठा था उसके मात्र कुछ शब्द बोलने भर से। वो आदमी चलता हुआ समर के सामने आकर खड़ा हो गया और बिना बात को घुमाए ही बोला, मेरा खून A+ पॉजिटिव है। समर सामने खड़े आदमी को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी का चेहरा बिल्कुल उसके जहन से दूर था। समर ने आज तक उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन इस वक्त रणबीर को खून की जरूरत थी तो उसने कुछ नहीं बोला और उसे औरती में जाने के लिए बोल देता है। वह आदमी एक सरकास्टिक स्माइल दे है और औरती में चला जाता है। उसके जाते ही समर सामने खड़े गार्ड को इशारा कर देता है, जिससे सामने खड़े गार्ड समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। इधर राम अभी भी शांत थे, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। उनके चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं था। समर भी इधर उलझ जाने के चक्कर में अपने बॉस को बिल्कुल ही भूल गया था। गिलराज हाउस। सानाया कई दिनों से अपने दोस्तों से मिली नहीं थी। अब वो अकेला ही रहना पसंद करती थी। इस वजह से उसका भाई अभिजीत भी उसके लिए परेशान रहने लगा था, लेकिन शायद आज उसकी परेशानी थोड़ी कम होने वाली थी। सनाया खुद में सिमटी सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा था। पहले तो उसने इग्नोर किया, फिर फोन दूसरी बार बजा। सनाया ने फिर इग्नोर किया। फोन लगातार बज रहा था और जब सनाया फोन के आवाज से चिढ़ गई तब उसने झुंझलाकर फोन रिसीव कर लिया और बिना स्क्रीन पे देखे ही बोली, क्या है। सनाया इतना ही बोली थी कि तभी उधर से आवाज आती है, सनाया यार तुझे क्या हुआ, देख रही तू खुद में ही खोई हुई है और तूने कॉल भी नहीं किया, क्या होगा है तुझे। ये सालू थी जो उसे डांट रही थी। सनाया चिढ़ते हुए बोली, देख मैं इस वक्त बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं कॉल रख रही हूँ। नहीं नहीं सनाया कॉल मत काटना यार, मुझे ना तुझे कुछ बताना था, सालू जल्दी से बोली। तभी सनाया बोली, हाँ तो सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना चाहती हैं। सनाया चिढ़ते हुए बोली और बगल के तकिए को खुद में समेट लेती है। यार वो मैंने ना उस लड़की को देखा जिसके लिए तू बोल रही थी और अभी वो मेरे सामने बैठी है। सालू अपने सामने देखते हुए बोली और फिर सनाया के जवाब का वेट करने लगी। तभी सनाया बोली, तू किसकी बात कर रही है। सालू के बातों का मतलब सनाया समझ नहीं पा रही थी, जिस वजह से सालू के हर शब्द उसे झुंझल रहे थे और वो चिढ़ रही थी। यार तू भी कितनी बड़ी वो है, ध्यान से याद कर, तूने बताया था ना वो लड़की जो तुम्हारे घर आई थी और तूने उसे अपने भाई के लिए पसंद किया था, कुछ याद आया। पागल, जोर डाल अपने दिमाग पे, ना जाने कहाँ खोई रहती है तू ना, मुझे तो लगता है बदल गई है। तभी सनाया चिढ़ते हुए बोली, अपनी बकवास करना बंद कर और ये बता तू है, मैं अभी आती हूँ। सनाया देर ना करते हुए बोली। इतने में सालू ने वहां का लोकेशन भेज दिया था। मैंने लोकेशन भेज दिया है, अब तू बस जल्दी से आ जा, सालू बोली और कॉल रख देती है। सालू की निगाहें अभी भी सामने बैठे अर्चना पे थी कि कहीं वो गायब ना हो जाए, तो फिर वह सनाया को क्या जवाब देगी कि मैंने तुझे बुलाया और उसे जाने दिया। हॉस्पिटल में रणबीर का इलाज अभी भी चल रहा था। औरती का रेड लाइट जल रहा था। अब देर थी तो बस रेड लाइट को ग्रीन होने में, जिसके लिए शायद उन्हें अभी वेट करना पड़ सकता है। ऐसा वक्त शहर के सबसे जाबांज डॉक्टर्स की टीम लगी थी रणबीर के हालात को बेहतर करने में। समर अब तक अपना दूसरा मोबाइल मंगवा लिया था और शायद अब उसे गुस्से में फोड़ दे। उसकी चिंता अब धीरे धीरे गुस्से बदलता जा रहा था। बॉडीगार्ड्स डरे हुए सामने खड़े थे।
क्योंकि उनके सामने अभी राम थे जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और दूसरा समर जो बात बात पे गुस्से में आ जा रहा था। तभी औरती का दरवाजा खुला और रेड लाइट ग्रीन हो गई। एक साथ दो डॉक्टर बाहर आए और आकर सामने खड़े हो गए। समर उन डॉक्टर्स से कुछ पूछता तभी उसके पीछे से राम की आवाज आता है जो दर्द के साथ भयानक रुख ले चुका था। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? इतना बोल वो एक नजर गार्ड को देखते हैं। गार्ड्स भी समझ गया था कि अगर डॉक्टर कुछ उल्टा सीधा तो हमें वही उसे ठोक देना। उन सब के हाथ गन पर चला गया था और चेहरा एकदम डॉक्टर के चेहरे पे, जैसे कह रहे हो जल्दी बोल डॉक्टर, हमें पलवेन निकलना है अभी और काम हमारे पेंडिंग है। जैसे ही डॉक्टर ने ये देखा कि गार्ड उसे ही घूर रहे तो उसके डर के कारण पसीने छूटने लगे। उससे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। बाप रे, कितने खतरनाक हैं ये लोग। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो क्या हमें गोली मार देंगे? बेचारा डॉक्टर सामने राम सिंघानिया को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। जैसे ही इन सारी बातों ने उसके दिमाग में घर किया तो उसका डर दुगुना हो गया। वह जल्दी से वहां से भाग जाना चाहता था और कभी लौट कर नहीं आएगा, वह खुद से ही वादा करता है। वह थोड़ा गंभीर भाव के साथ बोला, जी पेशेंट की हालत अब ठीक है, अब खतरे से बाहर है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हमने पेशेंट के 24 आवर के लिए औरती से निकाल कर रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, उसके आप चाहे तो पेशेंट से मिल सकते हैं। डॉक्टर एक ही सांस में बोल गया और वहां से 9-2-11 हो लिया। वो एक वक्त भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं रुका और किसी वजह से ये लोग मुझे ही टपका दे। सब उसे चलता कम और भाग कर जाता देख रहे था और ये देख गार्ड हंस पड़े। डरपोक डॉक्टर, इसने बॉस का इलाज कैसे किया होगा? गार्ड मन ही मन यही सोच रहे थे। इतने में राम समर को देखते हुए बोले, काम हो गया। समर ने जैसे ही ये सुना तो वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोला, जी बॉस। फिर आगे कुछ सोचकर बोलना स्टार्ट करता है। उसकी हर एक बातें किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी, जी शायद अब होने वाला था। बॉस, खालिद के कई बिजनेस हैं, उनमें से एक है हमारे मेरूम प्रोजेक्ट का दूसरा भाग। इसके साथ नॉर्थ का प्रोजेक्ट जो 250 करोड़ का है और ग्रीनफोर्ड प्रोजेक्ट जो 400 करोड़ का है। इतना बोल समर शांत होकर राम को देखने लगा और उनके ऑर्डर का वेट करने लगा। वैसे समर खुद चाहता था खालिद को बर्बाद कर देना, लेकिन वह बिना राम के ऑर्डर के कुछ नहीं कर सकता था। बेशक समर के पास पावर थे, लेकिन वह आज तक राम के विरुद्ध जाकर किसी काम को अंजाम नहीं दिया था। वह हमेशा से राम की इज्जत करता आया है और आगे भी उनके लिए लॉयल ही रहेगा। तभी राम कुछ सोचकर बोले, मैं बिजनेस में धोखा नहीं देता और उसका बिजनेस मैं ऐसे ही छीन लूंगा। तुम ये बताओ, उसका सबसे खास आदमी कौन है? समर यह सुना तो वह चौंक गया। आखिर बॉस ये क्यों पूछ रहे हैं? हमें तो खालिद को बर्बाद कर देना चाहिए। तभी राम की आवाज फिर आता है, मैं समझ सकता हूँ अभी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन उसे ऐसे मात देना मेरी फितरत में नहीं है। उसे तो रणबीर खुद देख लेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा इस वक्त उसके अंदर बदले की आग जल रही होगी। मैं तो बस उसके अंदर डर पैदा करना चाहता हूँ। समर उनकी बातों को समझ पा रहा था, लेकिन अभी भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि खालिद के सबसे करीबी आदमी के बारे में जानकर बॉस आखिर करने क्या वाले हैं। लेकिन उसने ज्यादा ना सोचते हुए बोला, बॉस, रौनित खप्पर, वही खालिद के सारे काले कामों का हिसाब किताब रखता है और वह उसके लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि वह खालिद के सबसे छोटी का बॉयफ्रेंड भी है। तो आई थिंक हमें उसे, बस इतना डिटेल काफी है। राम बीच में ही हाथ दिखाकर समर को रोक देते हैं। राम के अंदर जल रही आग और अपने बेटे को तड़पता देख अभी भी वे शांत नहीं हुए थे। वह सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहते थे। वे बिना किसी भाव के समर को देख बोले, खालिद को पता होना चाहिए कि जब कोई अपना दर्द से तपड़ता है तो दिल पे क्या गुजरती है। राम के आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन वे लोग भूल गए थे कि अभी भी कोई अंदर है जो उनकी बातों को सुन रहा है, और वह कोई और नहीं खालिद का ही आदम था। खालिद ने जानबूझकर उस आदमी को भेजा था ताकि वह अंदर की खबरों और हालात का जायजा ले सके, लेकिन वह भूल गया था कि राम सिंघानिया कौन है। जब वह रणबीर को खून देने आया था तभी समर ने उसके बारे में सब पता कर लिया था, और वह आदमी इस वक्त समर का मोहरा था जो खुद जाकर खालिद को खबर देने वाला है।
वह कान लगाए सुन ही रहा था कि तभी कोई उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, क्या सुन रहा है बे? क्या मरना है तुझे? नहीं तो निकल यहाँ। उसके पीछे खड़े गार्ड ने उसे बोला था। समर ने पहले ही उस गार्ड को बोल रखा था, जब मैं इशारा करूं तो तुम अपनी चाल चलना, और हुआ भी यही। वह आदमी आधे अधूरे बात सुनकर ही उसे वहां से जाना पड़ा। समर उसे मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हो ना हो उसने रणबीर को खून तो दिया है, इसलिए वह उसकी जान बख्शकर एक मौका दे रहा था। उसके बाद भले ही कोई और उसे मार दे। इधर राम थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, उसके मरने का फरमान जारी करो। समर ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि राम के कहने का मतलब वह अच्छी तरह से समझ पा रहा था, और वह ये था कि रौनित 24 घंटे के अंदर मरने वाला था, क्योंकि बिग टेबल का रूल यही है। समर देर ना करते हुए रौनित का फोटो और डिटेल्स बिग टेबल को भेज दिया। इधर बिग टेबल 10 मिनट के अंदर ही रौनित के नाम डेथ नोटिस जारी कर दिया। अब रौनित के पास बस 24 घंटे बचे थे, और वह भी राम के दिए हुए। इस वक्त रौनित किसी काम से बाहर आया हुआ था, तभी उसके फोने पे एक मैसेज आता है। उसने फोने निकाला और देखा तो उसके उस उड़ गए कार की एसी में भी उसे पसीने आने लगे। उसे कुछ दिन पहले की सारे बातें याद आने लगी। दरअसल रणबीर के बारे में जानकारी निकालने वाला रौनित ही था, और उसे किडनैप करवाने वाला भी रौनित ही था। पहले तो शुरुआत के कई दिनों तक उसने खुद ही रणबीर को टॉर्चर किया था, ताकि रणबीर से वह राम के बारे में जानकारी निकलवा सके, लेकिन रणबीर ने अपना मुंह तक नहीं खोला था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर रणबीर के सीने पे चाकू से कई घाव दिए थे। जब उसे उसी के नाम का डेथ नोटिस मिला तो वह सकबका सा गया। उसके पैर कांपने लगे, माथे से पसीना आना लगा। सब भौचाके होकर उसे ही देख रहे थे, और वह वही अभी मोबाइल के स्क्रीन को देख रहा था जिसमें 3 बातें लिखी थी। नाम रौनित खप्पर, काम मारना है, और लास्ट में इनाम जो 5 करोड़ का था। जो भी उसे मारेगा उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब वह अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ देखने लगा, जहां उसे अब सब के सब उसके कातिल ही नजर आ रहे थे। उसने बिना देर किए खालिद के ऑफिस चलने के लिए ड्राइवर को बोलता है। अभी सिर्फ आधे घंटे ही बीते थे और रौनित खुद को मरा हुआ मान चुका था, क्योंकि उसने पहले ही मैसेज सैंडर का नाम देख लिया था, जिसपे लिखा था बिग टेबल। और रौनित यह बात अच्छे से जानता था, बिग टेबल ने जो लिख दिया उसे होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वह 24 घंटे तक खुद को छुपा लेता है तो शायद बच जाए, क्योंकि टाइम खत्म होने पर टेबल अपने दिए गए फरमान वापस ले सकता है, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है। रौनित खालिद के ऑफिस के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे तेज हॉर्न की आवाज सुने देती है। वह कुछ समझ पाता और खुद को संभाल पाता कि उतने में ही एक बड़ी सी ट्रक ने उसके कार को टक्कर दे मारी। ड्राइवर तेज था, जिसने थोड़ा समझदारी दिखाते हुए रौनित को बचा लिया था, लेकिन कार के अंदर रौनित की हालत मरे हुए कुत्ते के जैसे हो गया था। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे और जुबान हलक में आ लटकी थी। अभी वो उसके सामने कुछ देर पहले का दृश्य घूम रहा था, जो सोच सोच कर उसके रोंगटे खड़े कर दे रहे थे। इतने में कार खालिद के ऑफिस के सोम एरिया में आ पहुंची थी। रौनित के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही रौनित की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। रौनित डरता हुआ बाहर निकला, और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तभी उसके 2 बॉडीगार्ड्स जमीन पे जा गिरे। उसके सामने ही उसके वेल ट्रेन बॉडीगार्ड्स के सर से खून निकल रहा था। रौनित डरता हुआ अंदर भागा। वह जाकर कहीं छुप जाना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे वो अपनी जान बचाए। इस वक्त रौनित इतना डरा हुआ था कि उसे उसके ही ऑफिस के एम्प्लॉयज उसके दुश्मन दिख रहे थे। उसके पैर कांप रहे थे, वह अंदर तक कांप गया था, जिस कारण वह सही से चल पी नहीं पा रहा था। उसे जब डर लगा तो वह दौड़ता हुआ खालिद के ऑफिस में जा पहुंचा, जहां अभी खालिद उसी आदमी से बात करने में बिजी था जिसे रौनित ने रणबीर के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। हाँ, तो मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है आपको आज के एपिसोड ठीक से समझ में ना आए, तो पी कर नॉट, कल वाले एपिसोड में सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ही रौनित खालिद के ऑफिस में अंदर आता है तो वह सामने अपने ही आदमी को देख डर सा जाता है। सर, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया था, लेकिन आपने तो कॉल उठाया ही नहीं, तो मुझे आपके पास आना ही पड़ा। रौनीत उसे देख कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह आदमी अपनी बात रौनीत के सामने रख दी थी।
जब रौनित ने यह सुना कि सामने वाला आदमी उसे बार बार कॉल कर रहा था और उसने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया, तब उसे ध्यान आया और उसने जल्दी से अपना पॉकेट चेक किया, लेकिन उसके पॉकेट में फोन था ही नहीं। दरअसल जब ट्रक ने रौनित के कार को टक्कर मारी थी तभी उसका फोन कार में ही गिर गया था और रौनित उस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसे अपने फोन का ध्यान ही नहीं रहा। उसे तो उस वक्त खुद की जान की फिक्र थी, तो भला फोन को कौन उठाए या उस पे ध्यान दे। अक्सर ही ऐसा होता है, जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो हम पहले खुद की फिक्र करते हैं। इधर खालिद भी कब से रौनित को ही घूरे जा रहा था। उसे उसके माथे की सिकन और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, और यह भी कि कब से नोटिस कर पा रहा था कि रौनित ऐसी वाले ऑफिस में भी पसीना बार बार पोंछे जा रहा है। क्या हुआ है रौनित, तुम इतने डरे हुए से लग रहे हो? खालिद उसके शक को कुछ हद तक दूर करते हुए बोला था, लेकिन इतने पे भी रौनित शांत नहीं हो पाया था। वह डरा हुआ कांपते हुए बोला, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मुझे। रौनित कुछ बोल नहीं पा रहा था। खालिद उसकी ये दशा देखकर चौंक गया था, क्योंकि यह पहली बार था जब रौनित इतना घबराया हुआ दिख रहा था। खालिद अपने चेयर से उठा और रौनित के पास आ गया था। फिर उसे बगल के चेयर पे बैठाते हुए बोला, पहले तो तुम शांत हो जाओ और ठीक से बताओ क्या हुआ है, क्योंकि मेरा सेक्रेटरी इतना कमजोर तो नहीं था जो इतना डरा हुआ है। खालिद टेबल से पानी उसे दिया और फिर उसे देखने लगा, तो वही रौनित ने खालिद के हाथ से गिलास ले लिया था और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। रौनित थोड़ी देर शांत रहा और जैसे ही उसे सब याद आया तो वह फिर से पैनिक करने लगा। तकरीबन कुछ मिनट निकल गए, लेकिन रौनित कुछ बोल नहीं पाया। अब खालिद भी समझ गया था कि अभी इसे थोड़ा वक्त चाहिए। इधर बिग टेबल के जरिए निकाले गए रौनित के नाम के डेथ का फरमान का वक्त लगभग 1 घंटा निकल चुका था। अब तक सामने बैठा आदमी भी कुछ समझने लगा था, क्योंकि समर में उसे ऐसे ही तो जिंदा नहीं छोड़ा था, और इस बात का अंदाजा लगाते उसे देर नहीं लगी कि समर उसके बारे में सब जानता था। इतना सोचते ही उसके भी माथे पे सल पड़ गए। वो कुछ बोल पाता, इतने में गेट का दरवाजा कोई खटखटाता है। खालिद उस आदमी को अंदर आने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी रौनित ने डरते हुए खालिद को रोक देता है। इस वक्त रौनित को लग रहा था कि सामने खड़ा आदमी जैसे ही अंदर आएगा उसे मार देगा। वह इतना डरा हुआ था कि खालिद के ऑफिस में भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहा था। तभी खालिद उसे दिलासा देते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतना बोल वह दरवाजे के बाहर खड़े आदमी को अंदर आने को बोलता है। तभी एक झटके में दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आ जाता है। उसे देख सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रणबीर के किडनैप करने वाले गुंडे में से एक था। वो अंदर आया और रौनित को देख मुस्कुरा। उस आदमी के शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था और उसके माथे में गहरी चोट आई थी। रौनित कुछ बोल पाता, तभी वह गुंडा एक गन निकाल लेता है और रौनित के सर पे तान देता है। रौनित के चेहरे पे डर साफ साफ देखा जा सकता था। सामने बैठा खालिद भी एक बार तो सकते में आ गया था। वह सोच नहीं पा रहा था कि उसके ही ऑफिस में, उसके ही सामने, उसके ही आदमी को, उसके ही टुकड़े पे पलने वाला कुत्ता गन ताने खड़ा है। क्या तुम मारना चाहते हो? वैसे भी अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। उसे गुस्से में घूरते हुए देखने लगा। उस वक्त खालिद की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और नसों से खून बाहर ही आने वाला था। खालिद ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर उसके ही आदमी को कैसे कोई उसके खिलाफ भड़का सकता है। खालिद उसे रोक पाता, इतने में वह गुंडा रौनित के खोपड़ी में गोली चला देता है। वह एक एक कर सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है। खालिद का पूरा चेहरा और खपड़े सब खून के छींटों से सन गया था। तो वही बगल में बैठा वह रौनित का आदमी ये देख डर से बेहोश हो गया था। इस वक्त खालिद का ऑफिस किसी कसाई का घर लग रहा था, जहां चारों तरफ खून ही खून हो। वह सन पड़ गया था। तभी वह गुंडा खालिद को एक मैसेज देता है, आई एम सॉरी सा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, और आपके लिए मैसेज ये है कि बिग टेबल की नज़र आपके ऊपर है। अगर आपने आगे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अगली बारी आपकी होगी। उस वक्त उस गुंडे के आंखों में थोड़ा भी शर्म नहीं था। वह हैवान हो गया था। तभी एक और गोली चलती है और सब चौंक जाते हैं। अंडस को माफ करना दोस्तों, आज थोड़ा छोटा चैप्टर दे रहा हूँ।
लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अभी एग्जाम देने आया हूँ और अभी मैं ट्रेन में बैठकर लिख रहा हूँ। इसके बाद घर पहुँचते ही सो जाऊंगा, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। आज का चैप्टर बहुत लंबा है, 2500 वर्ड्स जोड़ है। कॉफी रेस्टोरेंट में इस वक्त सनाया गुस्से में बैठी सालू को ही घूरे जा रही थी और बेचारी सालू अपना सर नीचे किए हुए सनाया की तपिश को सहन कर रही थी। अगर तुझे झूठ ही बोलना था तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों? और ऊपर से तू कुछ बोल नहीं रही है। जब सालू ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तब सनाया खुद ही बोल बैठी। अब बताएगी कि क्यों बुलाया मुझे? सनाया गुस्सा हो चली थी। शायद ये रणबीर के कामी खलने की वजह से थी। आज पूरे 45 दिन हो गए थे सनाया को रणबीर से मिले हुए। रणबीर पहला ऐसा लड़का था जिसने सनाया के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुआ था। वही तो सनाया को खरीदने में बड़े बड़े लोग की कमी थोड़े ना थी। अगर सनाया का भाई नहीं होता तो उसके बाप ने तो अब तक बेच ही दिया होता। बिजनेस में पार्टनरशिप और सनाया उसके आदमी के बिस्तर पे होती। शायद अभिजीत भी यह बहुत पहले ही जान गया था कि उसके बाप का बनाया ये साम्राज्य कितने लोगों के मौत से बना होगा और कितनी लड़कियों ने अपना वजूद खोया होगा। सनाया गुस्से में खड़ी हुई और सालू को देखकर बोली, ठीक है, नहीं बताना है तो मत बता, मैं जा रही हूँ, बाय। सनाया उसकी चुप्पी से थोड़ा अराशेड हो गई थी। वह जाने को हुई तभी सालू बोली, रुक ना सनाया, यार तू बात बात पे गुस्सा क्यों हो रही है? तुझे हुआ क्या है? तू आई तभी मैंने तुझे बता दिया था ना कि वह लड़की पता नहीं कैसे मेरे आंखों से ओझल हो गई और मैं उसे देख ही नहीं पाई थी। सालू उसे ही देख रही थी और सनाया के रिएक्शन का वेट करने लगी। थोड़ी देर शांति रही लेकिन फिर वही, हाँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है तो बोलना, अब मैं जा रही हूँ। सनाया सालू पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी लेकिन सालू उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी क्योंकि इस वक्त सनाया के आंखों में आंसू आ गए थे। सालू का तो ध्यान ही नहीं गया उसके बातों पे और वैसे भी सालू कभी सनाया के बातों का बुरा मानती ही नहीं थी। सालू जल्दी से सनाया का हाथ पकड़ उसे बिना कुछ पूछे कार के पास ले गई और उसके अंदर उसे बैठा खुद उसके बगल वाले सीट पे बैठ गई। सच सच बता, मुझे हुआ क्या है? अगर तू नहीं बताएगी तो मैं अभिजीत भाई से पूछ लूंगी। सालू ऊपर से तो शांत थी लेकिन उसके अंदर बहुत से सवाल चल रहे थे जिसका जवाब अब सनाया ही दे पाएगी। जब सनाया ने ये सुना तो वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सालू को देखने लगी। ये सच भी था, सनाया ने किसी को कुछ नहीं बताया था। अब तक सारा दर्द खुद ही झेल रही थी। बहुत सी ऐसी बातें थी जो सबको हिला देने वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं कि रणबीर से वह 45 दिनों से मिली नहीं थी बल्कि इन्हीं कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया था। अभिजीत को किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ गया था और अभिजीत को ये काम कॉन्फिडेंशियल रखना था तो वह किसी से कुछ भी नहीं बता सकता था और ना ही किसी को कॉल कर सकता था। जब तक केस खत्म ना हो जाए सब कुछ कॉन्फिडेंशियल था। इवन यहाँ तक कि अभिजीत ये भी नहीं बता सकता था कि वह अभी कहाँ है। सनाया अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और जब उससे नहीं रहा गया तब वह सालू के गले लग और फुट फुट कर रोने लगी। अपने कुछ दिनों के बीते इस सफर का फल सनाया सालू के सामने रो कर दिखा रही थी कि ले देख सालू, मेरी क्या हालत हो गई है और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। खालिद का ऑफिस। सोफे पे बैठा आदमी कभी सामने देखता तो कभी रोनित को देखता। उसका दिमाग पूरा हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे में किसी ने खून ही होली खेली हो। इधर अब तक सारे एम्प्लॉयज को भी यह बात पता चल गया था लेकिन को डर की वजह से आया नहीं थी। खालिद सामने उस मरे हुए गुंडे को देख रहा था जिसने थोड़ी देर पहले खुद को मार लिया था। उस गुंडे का सर फटा हुआ था और उसके सर से खून आ रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। खालिद के ऑफिस में 2 लाशें थी जो थोड़ी देर पहले उसके सामने ही एक ने मारा था और फिर खुद को मार लिया था। खालिद उठा और जाकर अपने चेयर पे बैठ गया और एक सिगार निकाल उसे जलाया और पीने लगा। खालिद के आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। सिगार जो उसकी सबसे पसंदीदा तंबाकू थी जिसे वह रोज पीता था, पर आज वह सिगार भी उसके गुस्से को कम करने में असमर्थ था। गुस्से में उसने सिगार फेंक दिया और फोन निकाल किसी को कॉल कर कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद वह उठा और उसी के अटैच्ड कमरे जाकर फ्रेश होने लगा।
थोड़ी देर बाद जब खालिद बाहर आया तो उसने देखा कि अब उसका ऑफिस बिल्कुल साफ हो चुका है। खालिद ने नए असिस्टेंट के लिए बोल दिया था और फिर उसने एक मैसेज किया। अभी तक उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि बिग टेबल की नज़र उस पे है। दरअसल खालिद बिग टेबल के बारे में जानता तो था, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उस बिग टेबल का असली मास्टरमाइंड कौन है, उसका मालिक कौन है, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए खालिद कुछ कर नहीं सकता था और वह किसी मारेगा बिग टेबल जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, उसे या उसके मालिक को जो अंडरवर्ल्ड के दुनिया में गुमनाम है, या फिर उसे जिसने उसी के गुंडे को मारने के लिए भेजा था। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग चकराने लगा। उसने उसके फोन पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था आई एम कमिंग डैड। और जब खालिद ने यह मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वह पीछे चेयर पे सर टीकाकार बोला, अब मजा आएगा खेल खेलने में। और फिर उसके ऑफिस में संती छा गई जो किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रहा था। हॉस्पिटल में इतना वक्त निकल गया था लेकिन रणबीर अभी भी होश में नहीं आया था। राम तो नहीं थे, दरअसल उन्हें किसी मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस जाना पड़ा था। आज राम सिंघानिया का असिस्टेंट समर नहीं बल्कि आजाद था। आजाद भरोसेमंद था और समर का अच्छा दोस्त, तो समर ने आजाद को ही राम के साथ भेजना सही समझा। आजाद असिस्टेंट के साथ साथ राम का बॉडीगार्ड का भी काम करेगा जो दोनों के लिए फायदेमंद था। वैसे समर राम के लिए सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड भी था, लेकिन आजाद को सिर्फ उतना ही बताया गया था जितना जरूर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि समर खुद पे भी भरोसा नहीं करता था तो दूसरे पे कैसे करगा। लेकिन इस वक्त उसे यही सही लगा। अभी हालात सही नहीं था। उधर खालिद के सबसे भरोसेमंद आदमी को मर दिया गया था। रणबीर अभी गोल्डन ओवर में था जिसे अभी खत्म होने में टाइम था, इसलिए अभी राम के साथ साथ रणबीर की भी सेफ्टी की भी जरूरत थी। समर जितना हो सकता था उतना पैनी नजर रखे हुए था। वैसे गोल्डन ओवर तब रखा जाता है जब मरीज जिंदगी और मौत के पिच में झूल रहा हो, और यह ज्यादातर ऑपरेशन होने के बाद रखा जाता है। जब तक मरीज होश में ना आए तब तक उस वक्त को गोल्डन ओवर कहा जाता है। समर के सामने ही रणबीर बेड पे लेटा था और समर उस पे सर के पास चेयर लगाकर बैठा हुआ था और समर रणबीर के चेहरे को ही देख रहा था। शायद ज्यादा खून बहने की वजह से रणबीर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल अभी भी बरकरार थी। समर ये सब देख पा रहा था। शायद रणबीर सपना देख रहा था, लेकिन तभी समर को कुछ याद आया और उसके माथे से पसीने आने लगे। समर यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि रणबीर बाबा जब आप होश में आएंगे तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। उस वक्त समर का चेहरा बिल्कुल शक था और उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कार में छाई हुई थी और इस बार सालू सनाया को गुस्से में देख रही थी। क्या हम तेरे दोस्त नहीं हैं, या फिर तू हमें अपना दोस्त मानती ही नहीं है? सालू गुस्से में बोले जा रही थी। तभी सनाया बोली, वो मैं, तुम। सनाया कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कोई वजह ही नहीं मिल पा रहा था जिससे वो खुद को सही साबित कर सके। हाँ, अब बस रहने दे, मैं समझ रही हूँ। और ये बता, तुझे रणबीर ने कॉल नहीं किया कि वह कहाँ है? सनाया से सवाल करते हुए बोली थी। तभी सनाया बोली, नहीं, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ और ऊपर से उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं है। सनाया सामने शीशे से बाहर रोड पे चलते हुए गाड़ियों को देखते हुए बोल रही थी। उसके शब्दों में दर्द था और मासूमियत। तभी सालू उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने कर देती है, जो देख सालू का भील भर आया और वह उसे गले लगा लेती है। तू इतना रो क्यों रही है, अब उसे ढूंढ लेंगे ना। इतना बोली ही थी तभी उसे कुछ शक हुआ और वह बोली, क्या कोई और बात है जो तू मुझसे छुपा रही है? तभी सनाया हकलाते हुए बोली, वो डैड क्या? जल्दी बोल सनाया। सालू उसके बातों को ध्यान से सुन रही थी। डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, एक बिजनेसमैन के साथ। सनाया अपने रुआसी हो चली गले से बोली। उसका गला रोने की वजह से रुंध गया था और आंखें लाल हो गई थी। तो तूने ये बात भाई को क्यों नहीं बताई? पक्का वो तेरी शादी कैंसल करवा देंगे? सालू दिलासा देते हुए बोली, क्योंकि हर बार अभिजीत सनाया को प्रोटेक्ट करता था तो इस बार भी वो अपनी बहन को बचा ही लेगा। सालू को अभिजीत पे पूरा भरोसा था, लेकिन अगले ही पल उसका भरोसा टूटकर बिखर गया।
भाई नहीं है यहाँ, वो किसी केस की वजह से इंडिया से बाहर गए हैं और कब तक आएंगे मुझे नहीं पता, सनाया रुंधे गले से बोली। तो तू कॉल कर लेती ना भाई के पास, सालू बोली। भाई का कॉल नहीं लग रहा और जब भी मैंने उनके ऑफिस में कॉल लगाया तो पता चला भाई इंडिया से बाहर गए हैं और कब आएंगे ये उन्हें भी पता नहीं, शायद कुछ कॉन्फिडेंशियल काम होगा। सनाए को जितना अभिजीत के बारे में पता था सब बता दिया। तो तू अपने डैड को बोल देती ना कि तू किसी और से प्यार करती है, मैंने बताया था लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, सनाया सालू की बातों को बीच में करते हुए बोली। सनाया ने बताया था अपने डैड को लेकिन उन्हें जब रणबीर के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि रणबीर कोई गरीब सड़क छाप रोमियो है जो अमीर लड़कियों को फंसाता है ताकि वह आगे की जिंदगी मजे से काट सके, और रणबीर के हालत को देखकर हर किसी को ऐसा ही लगता है। उन्हें लगा कि मदद कहीं से भी मिले क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो रणबीर ही क्यों न पूरी कर दे। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि रणबीर खुद खरीद कर एक वक्त का रोटी नहीं खा सकता है, तो कैसे वो उनकी इतनी बड़ी समस्या का हल करेगा। इसलिए उनके पास जो पहले ऑफर आया था उसे ही एक्सपेक्ट कर लिया था। दरअसल उनके बिजनेस घाटे में चल रहा था और वह रोड पे आने ही वाले थे कि कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन उनको एक ऑफर दे देता है, और वह ऑफर ये था कि वह सनाया की शादी उस बिजनेसमैन के बेटे से कर दे तो वह उनकी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और वह भी उनके जरूरत से ज्यादा रकम देगा। सनाया के पिता ने एक दिन का वक्त मांगा था क्योंकि वह जानते थे अभिजीत ये कभी नहीं होने देगा, और जब सनाया के पिता अधिराज ने अभिजीत के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला था कि अभिजीत इंडिया से बाहर है और उसे आने में महीने लग जाने वाले थे। तो उनके पास यह एक सुनहरा अवसर था बिजनेस को और बड़ा करने का, इसलिए कि सामने वाली पार्टी का भी टेक्सटाइल का ही कंपनी था लेकिन अधिराज के कंपनी से कई गुना बड़ा। फिर अधिराज ने ज्यादा ना सोचते हुए सनाया की शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी आने 15 दिन बाद थी, आने वाली 3 तारीख को। अधिराज तो शादी बहुत जल्दी ही करा देना चाहता था लेकिन लड़के के घर वाले कुंडली में ज्यादा विश्वास रखते थे, तो पंडित के कुंडली और दोनों के पत्रिका के अनुसार शादी का शुभ मुहूर्त आने वाले 3 तारीख को शुभ बता रहा था। अब बात ये थी कि सनाया को शादी करनी ही पड़ेगी। इधर कार में बैठी सालू ये सब सुनकर कर हक्का बक्का हो गई थी, उसके मुंह खुल गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि किसी का बाप इतना बड़ा जल्लाद भी हो सकता है। अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने बेटी को ही बेच दिया, कितना कमीना है वह। मन ही मन जितना हो सकता था अधिराज गिल को गलियत दे रही थी लेकिन अफसोस वह सुन नहीं पाएगा वरना उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाना था। सनाया के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। रणबीर का कुछ पता नहीं, उसका भाई इंडिया से बाहर है और उसके बाप ने इसका फायदा उठाकर सनाया को कंपनी के झूठे रेप्यूटेशन के चक्कर में बेच दिया है। अब बस 10 दिन बचे हैं, तो क्या होगा अब? रणबीर बचाएगा अपनी सनाया को। जब सालू ने सनाया की सारी बातें ध्यान से सुनी तब वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, देख पहली बात ये कि तू डरना बंद कर। ... क्या हुआ भाई? नहीं है तो तेरी 3 बहनें तो हैं। हम तेरी शादी उस अमीर बाप के बिगड़े घमंडी लड़के से कभी नहीं ढूंढेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है, हम मिलकर पहले रणबीर को ढूंढेंगे और फिर उसके बाद तुम दोनों कहीं दूर भाग जाना, सालू सनाया को समझाते हुए बोली और अपना फोन निकाल मीना और पेहू को मैसेज करने लगी। जैसे ही सालू ने मैसेज किया तभी सनाया बोली, तू पागल वागल तो नहीं हो गई है ना? भाई मुझे मार डालेंगे। पागल मैं नहीं तू हो गई है। एक तो मैं तेरी मदद कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई को आने में देर हो जाए, और ऊपर से ये रणबीर कहाँ गायब है। फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए, जब भी मुझे मिलेगा ये रणबीर तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अरे खुद तो कहीं गायब है और तुझे यहाँ छोड़कर चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई और। वह इतना ही बोली कि तभी सनाया उसके मुंह में हाथ रखकर बोली, तू क्यों मुझे मारने पे तुली है? इतनी परेशानी कम है क्या जो तू अनाब शनाब बके जा रही है? वो मेरा रणबीर और सिर्फ मुझसे प्यार कर है। हन तभी सालू गुस्सा करते हुए बोली, ओहो देख रही हूं तेरे प्यार को, 2 महीने से गायब है। ना मिलना, ना कोई फोन और ना ही कोई मैसेज। सालू सनाया के लाल हो चले चेहरे को देखकर बोली, जो जिस पे अभी शर्म की लाली आ गई थी।
जब सनाया रणबीर की बात करती थी और उस पे अपना हक जताती थी तो उसके चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। सालू भी कम थोड़े थी, उसने भी सनाया को तिस तीज करने का एक भी मौका नहीं गवाया। कितने दिनों के बाद सनाया इतना खुश दिख रही थी, जिसे देख सालू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, बस ऐसे ही इसके चेहरे पे खुशियां बनाए रखना। इसने बहुत झेला है, इसकी खुशियां मत छीनो और रणबीर को जल्दी मिला दो इससे, ताकि मेरी थोड़ी परेशानी कम हो जाए। वह मन ही मन भगवान को याद कर और फिर सनाया के चेहरे को देखने लगी, जिसकी वजह रणबीर ना होकर भी उसकी चेहरे की लाल बता दे रही थी कि रणबीर उसके दिल में है। दोनों बात करते करते कब सालू का घर आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। सनाया सालू को घर छोड़ फिर अपने घर के लिए निकल गई। उसके जेहन में अभी भी रणबीर था। वह मन ही मन रणबीर से शिकायत करते हुए बोली, कहाँ हो तुम? जब तुम आओगे तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, देख लेना। हन गाड़ी रोड पे अपनी रफ्तार में थी और सनाया के दिल में रणबीर था। ऐसी उलझन के साथ सनाया घर आ गई और गाड़ी पार्क कर सीधे अपने कमरे में जाने लगी। वह मेन गेट से इंटर हुई ही थी कि तभी उसे हॉल में बैठा एक शख्स उसे आवाज लगाता है, ही बेबी तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस आदमी के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। सनाया के पैर अपने आप ही रुक गए और वह मुड़कर हॉल में बैठे सोफे पे उस आदमी पे एक नजर डालती है। करीब 28 साल का होगा और लंबा कद तकरीबन 6.5 फीट का होगा, दिखने में हैंडसम। लेकिन कोई भी लड़की उसे देख के नजर में बता देगी कि वह आदमी कितना बड़ा कमीना है। उसकी हंसी किसी जहर से कम नहीं थी और यह सब देख सनाया चिढ़ रही थी, क्योंकि उसने उसे बेबी बुलाया और बगल में बैठे उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा। वह कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। तभी वह लड़का उठा और वह भी उसके पीछे जाने लगा। अभी भी अधिराज जी बैठे हुए थे और उसे जाता देख मुस्कुरा रहे थे। हॉस्पिटल में समर हॉस्पिटल से ही अपना काम कर रहा था। अभी तक कोई नहीं जानता था कि रणबीर के साथ क्या हुआ है। ये बात सुमित्रा तक भी नहीं पहुंचने दिया गया था, क्योंकि राम जानते थे अगर उन्हें पता चला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि सुमित्रा फिर से राम को छोड़कर चली जाए, और वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इधर समर बैठा एक तक रणबीर को ही निहार रहा था कि तभी रणबीर में कुछ हलचल हुई। रणबीर अपना उंगलियां हिला पा रहा था। जब समर ने देख तो वह दौड़कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। इस वक्त उसकी खुशी दुगुनी हो गई थी, शायद अब रणबीर के ऊपर से बेहोशी के इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। डॉक्टर जल्दी से आ गए थे। समर पीछे खड़ा डॉक्टर्स को काम करते देख रहा था। जब डॉक्टर रणबीर को इंजेक्शन लगाते तो समर का दिल करता उन्हें जाकर रोक दूं, कहीं रणबीर को दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार अपने आगे किए हुए हाथ को पीछे कर लेता। ये फॉर्मेलिटी थी। जब पेशेंट होश में आता है तब उसके कुछ ऑर्गन सही से काम नहीं करते, इसलिए उसको स्टेबल करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद उसकी हार्ट बीट और पीर खून की स्थिरता को नाम लिया जाता है। कुछ मिनट डॉक्टर्स लगे रहे, फिर जब रणबीर की हार्ट बीट स्टेबल हो गई तब वह शांत हुए। डॉक्टर अपने ओला को ठीक करते हुए समर के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, अब सब कुछ ठीक है सर, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, फिर आप आराम से बातें कर सकते हैं, और उसके घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, यही कही 8 से 10 दिन। और हाँ, उनके पैर को जो गोली छू कर निकली थी उसका भी इलाज कर दिया और वह बहुत जल्द चलने लगेंगे। डॉक्टर समर को इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वही समर ध्यान से उनकी हर एक बात को सुन रहा था और समझ रहा था। डॉक्टर मुस्कुराकर उसके कंधे थपथपाए और फिर चले गए। रणबीर को धीरे धीरे होश आने लगा था। वह लगभग 2 दिनों से बेहोश था। एक नर्स को अभी भी रखा गया था ताकि वह पल पल की खबर डॉक्टर को देती रहे, लेकिन वह नर्स रणबीर को देखने के बजाय समर को घूर रही थी, जो किसी दुखियारी बीबी की तरह रणबीर से चिपका हुआ था। सर आप प्लीज थोड़ा पेशेंट को स्पेस दीजिए, नहीं तो उन्हें घुटन होने लगेगी। वह नर्स चिढ़ते हुए समर को समझा रही थी, लेकिन समर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उस नर्स को इग्नोर कर रहा था और ये देख वह नर्स और ज्यादा चिढ़ रही थी। करीब आधे घंटे बाद रणबीर अपनी आंखें धीरे से खोलता है और वह अपनी आंखें खोल छत को देखने लगता है। समर उसे ऐसा करता देख रहा था। समर खुश होते हुए अपना चेहरा उसके सामने ले जाता है। रणबीर उसके चेहरे को देख मुस्कुरा देता है। उसे समर याद था और वह अपने इस नए बने बड़े भाई को कैसे भूल सकता है। तभी उसे समर बोलता है,
रणबीर बाबा, मैं समर। रणबीर मुस्कुरा देता है, तभी समर अपना हाथ आगे कर उसके से 3 उंगलियां निकालकर रणबीर से पूछता है, ये कितने हैं? रणबीर समर की ये हरकत देख मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसे खुशी भी थी कि समर उसकी इतना ज्यादा परवाह भी करता है, वो भी बड़े भाई की तरह। रणबीर का मूड अच्छा था तो वह समर से मजाक करते हुए उस उंगली को गिनने का नाटक करते हुए बोला, 5 हैं। समर ने ये जैसे ही सुना तो वह चौंक गया। उसे लगा कि शायद रणबीर को सच में दिखाई नहीं दे रहा है। वह अंदर तक डर गया और लाचार होकर नस को देखने लगा, जो अभी समर के उड़े होश को देखकर हंस रही थी। उसे पहले ही पता था कि रणबीर मजाक कर रहा है। भला जब मरीज को दिखाई ही ना दे तो वह गिनने का नाटक कैसे कर सकता है। समर उस नर्स को हंस देख चिढ़ गया और वह थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, हंस क्या रही हो? जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। समर हंसे में बोला और उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लगा। तो वही वह नर्स अभी भी हंस रही थी और उधर रणबीर भी समर की हालत पे हंस रहा था। उसे समर को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। तभी समर एक नजर रणबीर को देख फिर बोला, जल्दी जाओ। ... अभी नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकलवा। समर इतना ही बल पाया था तभी उसका माथा ठनका और उसने फिर से अपनी नजर को घुमाया और रणबीर को देखने लगा, जो अभी उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। तभी वह समझ गया कि मेरे साथ मजाक किया गया था। फिर वह एक नजर नस को देख झूठी हंसी हंस देता है। ही। सनाया का घर। अपने रम में बैठी सामने दरवाजे को ही देख रही थी। दरवाजा अभी भी कोई लगातार खटखटाए जा रहा था। ... देखो बेबी, बहुत हुआ, अब बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ... फिर जहरीली स्माइल के साथ बोला, तब तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ... क्या तुम चाहती हो मैं अंदर आ जाऊं? उसके चेहरे पे बना स्माइल किसी सतिर चल से कम नहीं था। वह तो यही चाह रहा था कि सनाया उसे एक बार कमरे में आने दे, उसके बाद तो मैं उसे अपना बना ही लूंगा। ... चाहे उसके लिए उसे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन इन वक्त पे सनाया ने उसे अपने कमरे की तरफ आता देख लिया था और वह जल्दी से कमरे को अंदर से बंद कर ली थी। उसे उस आदमी से घिना रही थी और वह उसके साथ शादी करने की बात कर रहा था। अगर रणबीर को पता चला तो उसे जान से मार देगा। लेकिन इस वक्त सनाया खुद फांसी हुई थी। जब थोड़ी देर बाद भी सनाया ने दरवाजा नहीं खोला तो वह आदमी स्माइल करते हुए बोला, ठीक है बेबी, जब तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना बोल वह दरवाजे को जोर से पीटने लगा। सनाया अंदर डर से सिमटी जा रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन रणबीर को पुकार रही थी, कहाँ हो तुम, प्लीज आ जाओ मेरे पास। उसके आंसू गालों से होते हुए नीचे बिस्तर पे लुढ़क रहे थे। दरवाजे के पास खड़ा लड़का गुप्ता टेक्सटाइल कंपनी का इकलौता वारिस निर्मल गुप्ता है। गुप्ता टेक्सटाइल आज के दौर में एक बड़ा नाम है और उसकी कंपनी विदेशों तक फैला हुआ है। निर्मल की जितनी उम्र है उससे ज्यादा उसने लड़कियां घुमा चुका होगा। उसे हर रोज एक नई लड़की चाहिए। ये बात कुछ दिन पहले की है, जब निर्मल किसी बिजनेस के सिलसिले में अधिराज से मिलने आया था। उस दिन सनाया ने उसे तो नहीं देखा था, लेकिन निर्मल ने उसे देख लिया था और उस दिन से आज तक सनाया उसके जहन में बसी हुई है। जब कुछ दिन पहले ही उसे अधिराज के कंपनी के बारे में पता चला था कि उसकी कंपनी घाटे में है, तब उसे यही वक्त सही लगा। उसने अपने डैड आलोक गुप्ता के साथ में मिलकर अधिराज को फंसाया और फिर निर्मल के लिए देर ना करते हुए सनाया का हाथ मांग लिया था। खैर ये तो ऊपर से दिखावे के थे, दरअसल उन्हें उनकी कंपनी को और घाटे में ले जाकर खरीदने का प्लान था। और साथ में अगर इसी बहाने उसका बेटा थोड़ा मजे भी कर ले तो क्या बुराई है। दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, बिल्कुल एक नंबर के कमीने। जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन इस बार वो बुरे फंसेंगे, क्योंकि ना जानते हुए या जाने अनजाने में उन्होंने शेरके को ललकारा है और उसकी खबर समर तक जा पहुंची है। अब बारी है तो रणबीर को जानने की। उसके चेहरे से कमीनेपन की बू आ रही थी। चेहरा से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी दरवाजा तोड़ देगा और सनाया को कच्चा चबा जाएगा। उससे अब शादी तक रुक पाना मुश्किल था। उसे बस अब सनाया के साथ वो सब करना था जो शादी के बाद किया जाता है। जब उसने सनाया को हॉल में देखा था तभी से उसका मन उसके जिस्म को देखकर खुद पे से कंट्रोल खोता जा रहा था। सनाया अंदर सिमटी रोए जा रही थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है।
अंदर से लगा कुंडी दरवाजे के प्रेशर की वजह से टूट गया था। निर्मल जब सनाया को बेड पे सोता हुआ देखता तब वह अजीब से हंसी हंसकर बोला, बेबी तुम पहले से ही तैयार हो। ओहो, तब तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा, हर बार धीरे धीरे करूंगा। वैसे भी शादी के बाद भी तो कंटिन्यू रखना है। देखो मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मर दूंगी। सनाया उसे धमकाते हुए बोली और पीछे बेड की तरफ सरकती जा रही थी। सनाया के बातों को इग्नोर कर निर्मल आगे बढ़ता जा रहा था। सनाया बेडशीट को खुद से लपेटे पीछे की ओर खिसकती जा रही थी। तभी सनाया एकदम से रुक गई क्योंकि अब पीछे जाने का रास्ता ही नहीं था। तभी निर्मल हंसते हुए अपने होठों में हाथ फिराता है, अब कहाँ जाओगी? देखो मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होंगे दूंगा। आई स्वेयर। वो धीरे धीरे सनाया की वो बढ़ता जा रहा था। वह सनाया के पास जैसे ही आया तो उसने सनाया के ऊपर से बेडशीट खींचकर फेंक दिया। इस वक्त सनाया का उभरता जिस्म उसके सामने था। वो खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने सनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। सनाया उससे बोलती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन अब वह खुद पर से कंट्रोल खो चुका था और सनाया को खींचकर खुद उसके ऊपर आ गया। वह सनाया के साथ जबरदस्ती करने लगा तो वहीं बाहर खड़े नौकर सब सनाया के लिए प्रे कर रहे थे। उनके भी आंखों में आंसू था। सनाया ही एक थी जो उन सब के साथ अच्छे पेश आती थी। सब जाकर उसे बचाना चाहते थे लेकिन अधिराज का ख्याल मन में आते ही रुक गए। इधर सनाया ने जोर से उसे धक्का दे रही थी लेकिन उसके ताकत के सामने सनाया कुछ नहीं थी। वह और आगे बढ़ पाता कि दरवाजे से एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज आती है, कमीने छोड़ मेरी दोस्त को वरना मैं तुझे मार डालूंगी। ये सालू थी जिसे सनाया ने देर ना करते हुए मैसेज कर सब बता दिया था। इस वक्त सालू के हाथ में हॉकी स्टिक था और उसके पीछे मीना और पिहू खड़ी थी। तीनों इस वक्त काली माता का रूप दिख रही थी। उनके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तीनों अंदर आने लगी तभी निर्मल चिल्लाते हुए बोला, तुम सब कौन हो और तुम्हें आने किसने दिया अंदर? इसी वक्त चली जाओ वरना मैं धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। तू निकालेगा हमें? अभी हम तेरा क्या हल करते हैं उसकी सोच। सालू हॉकी स्टिक उठाई और जोर से उसके पीठ में मरती है। निर्मल दर्द से कराहता हुआ सनाया के ऊपर से उठ जाता है। तभी पिहू सनाया को बेडशीट से कवर कर देती है। सनाया को इस हालत में देख तीनों के दिल में दर्द सा हुआ था। सालू, पिहू और मीना तीनों सनाया जितनी अमीर फैमिली से नहीं आती थी फिर भी उनके घर वाले उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा था। एक बाप खुद अपनी बेटी की इज्जत लुटवा रहा है बस चांद पैसों और सो-कॉल्ड इज्जत के लिए जो उसे उसकी बेटी बेचकर मिलने वाली थी। अगर ऐसा है तो तू है ऐसे पैसों पे। इस वक्त जिस तरह के ख्याल तीनों के मन में सचल रहा था, अगर उनके बस में होता तो निर्मल को नंगा कर रोड पर नाचवाती, लेकिन अफसोस कि निर्मल पैसे वाला था। ये पैसा बार बार बीच में क्यों आ जाता है? पिहू सनाया को वही बेड पे छोड़ अपना हॉकी स्टिक उठा लेती हैं और गुस्से में निर्मल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। पिहू का गुस्सा देख एक पल तो सालू और मीना भी डर गई थी। कमीने ये ले। पिहू गुस्से में उसे मारने लगी। घटिया इंसान, पैसे और जिस्म का भूखा इंसान, तुझे तो मैं बताती हूँ। पिहू का गुस्सा उत्तराखंड न पे था। इधर दर्द से कराह रहा था। जब वह समझ गया कि अभी नहीं यहाँ से भगा तो ये तीनों मुझे मार मार कर मार ही डालेंगी तो वह वहां से भागना ही सही समझा। वह जल्दी से उठा और बाहर की तरफ भागा। अरे कैमे भागता कहाँ है, रुक तुझे तो। तभी वो दरवाजे के पास रुक अपने चोट लगे बाजू को सहलाते हुए बोला, देख लूंगा तुम सबको, तुम और फिर उसे, अरे वो तो 10 दिन बाद मेरे बिस्तर पे ही होगी। वह एक एक कर अपने उंगलियों से पॉइंट करते हुए बोला था। तभी उसके तरफ जाते हुए पिहू गुस्से में स्टिक दिखाकर बोली, इसके बाद दिखना मत वरना तुझे जिंदा जला डालूंगी। बड़ा आया मेरी दोस्त से शादी करने, बंदर की जात, घटिया इंसान, कमीना। पिहू एक भी मौका छोड़े सबिना उसे धमका रही थी। अभी वह उसे मारती कि तभी वह वहां से भाग निकला। वह बाहर हॉल तक आया तो वहां अधिराज को देख गुस्से में घूरने लगा। अधिराज भी उसे अपनी तरफ गुस्से में घूरता देख सब समझ गए थे लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थे। उसने अपनी लाचारी में सर हिला दिया जिससे कह रहा हो मुझे माफ कर देना।
तभी निर्मल गुस्से में बोला, बस 10 दिन, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। इतना बोल उसने अपने बाजू को सहलाया और वहां से चला गया। सनाया के रम में तीनों लाचार होकर सनाया को देख रही थी, उनके भी आंखों में आंसू थे। जब सालू उसके बगल में बैठी तो सनाया ने अपना सर उसके गोद में रख दिया। सालू कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, कैसे उसे समझाए। उसकी आंखें से निकल रहे आंसू उसे भी दर्द दे रहा था। सालू उसके सर को सहलाने लगी और सनाया उसे वैसे ही कसकर पकड़ लेती हैं। उसे डर लग रहा था, वह इतनी डरी हुई थी कि वह उसके गोद में ही सिमटने लगी। सनाया का ये हालत देख तीनों खुद को रोक नहीं पा रही थी। तीनों समझ पा रही थी कि इस वक्त समझाना सही नहीं है, ये डरी हुई है। तीनों ने खुद को संभाला और सनाया को सुलाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही उसके सर को सहलाने से सनाया सो गई। उसके सोते ही तीनों ने सनाया को देखा, फिर एक दूसरे को। उनके आंखों में दुख साफ दिख रहा था। पिहू अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, अब मैं और अपनी दोस्त को इस दलदल में नहीं रहने दूंगी। तभी सालू ने कहा, कहाँ लेकर जाएगी? हाँ बोल, वैसे भी ये पैसे वाले हैं, हमें ढूंढ ही लेंगे। फिर कुछ सोच अपने आंसू पोंछ कर बोली, हमें रणबीर को ढूंढना चाहिए। वह जैसे ही हमें मिलेगा तो हम इसकी शादी रणबीर से करवा देंगे। उसके बाद तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना। मीना और पिहू को सालू की बात सही लगी और उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाकर सहमति जता दिया था। तीनों सनाया के लिए फिक्रमंद थी और तीनों ने एक साथ कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल में समर रणबीर की हालत में सुधर देख खुश था। वह धीरे धीरे बेसब्र होने लगा था। वह चाह रहा था कि उसने अभी तक सनाया के बारे में जो पता किया है सब उसे बता दे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसने बताया और रणबीर अपना आपा खोकर अपनी सेहत बिगाड़ ले। वैसे भी अभी शादी होने में 10 दिन थे और रणबीर 7-8 दिन में रिकवर हो जाने वाले था। समर इस बात से अनजान था कि आज सनाया के साथ क्या हुआ है। अगर पता होता तो वह उसी वक्त निर्मल को उठवा देता। अभी हालत ठीक नहीं थे। खालिद के सेक्रेटरी को मारने के बाद खालिद में चुप नहीं रहने वाला था। 2 दिन निकल गए और रणबीर अभी भी इस सब से अनजान था। समर पल पल की खबर रखता था, लेकिन इस बार सनाया की खबर आने में उसे 2 दिन लग गए। लेकिन जैसे ही उसने ये सुना तो वह अंदर तक कांप गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब वह समझ गया कि अगर अब नहीं बताया तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने बिना देर किए रणबीर के पास गया। रणबीर बेड पे अपने सर को पर की तरफ ओट लगाए बुक पढ़ रहा था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत था। पर क्या होगा जब समर सनाया के साथ हुए 2 दिन पहले की घटना के बारे में बताएगा। आज का चैप्टर लिखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं खुद सोच रहा था कि रणबीर क्यों नहीं आ रहा है सनाया को बचाने, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर देता तो आगे आने वाले सस्पेंस का मजा किरकिरा हो जाएगा। वैसे दोस्ती सब कुछ है और यहाँ सालू, मीना और पिहू ने साबित करके दिखा दिया। आज सनाया के लिए दुख की बात थी। निर्मल की फैमिली वाले पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो आज सनाया के लिए सगुन के कपड़े आने वाले थे जो लड़के के घर वालों की तरफ से दिए जाते हैं। इधर थोड़ा डरा और थोड़ा हिचकिचाते हुए समर रणबीर के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त रणबीर अपना पॉकेट एफएम नॉवेल पढ़ने में बिजी था जिसका नाम लियो द बॉस था। जब रणबीर ने देखा कि समर उसके सामने खड़ा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा, तो उसने खुद ही किताब साइड में रख उसे देख बोला, आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? रणबीर समर के चेहरे को देख था, जिसे देख कोई भी बता देगा कि समर परेशान है। समर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो रणबीर बाबा आज सनाया। वो इतना बोला ही था तभी रणबीर बोला, हाँ उसे मेरी याद आ रही होगी ना, मैं ठीक होते ही जाऊंगा उससे मिलने और फिर कुछ बहाना बनाकर माफी मांग लूंगा। रणबीर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन वह समर के चेहरे पे ध्यान नहीं दिया था और जब उसने ध्यान दिया तब उसे कुछ अनहोनी होने का शक हुआ। उसका दिल अंदर से घबराने लगा था। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? रणबीर शक की निगाहों से उन्हें घूरते हुए बोला। समर समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे कहें, अपनी बात कैसे रणबीर के सामने रखें। समर थोड़ा डरते हुए बोलने लगा, उसे तो बस रणबीर की फिक्र थी। रणबीर बाबा वो सनाया मैम, अधिराज ने उनकी शादी जबरदस्ती तय कर दी है और 8 दिन बचे हैं।
समर एक सांस में बोल गया और रणबीर के चेहरे को देखने लगा जिस पे अभी कोई भाव नहीं थे। रणबीर का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। रणबीर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। समर उसे देख घबरा गया और उसके पास आते हुए उसके सर पे अपना हाथ रखा। तब जाकर रणबीर होश में आया और समर को धक्का देने लगा। आपने ये बात मुझे इतनी देर से क्यों बताई? मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अपनी सनाया को लेकर आऊंगा। रणबीर बेड से उतर गुस्से में बोलते हुए चलने लगा, लेकिन 2 कदम चला ही था कि वह दर्द से चिल्लाते हुए नीचे फर्श पे गिर। समर जो रणबीर के धक्का देने से थोड़ा दूर हो गया था, वह ये सब देख डर गया। वह जल्दी से आया और रणबीर को सहारा देकर उठाने लगा, लेकिन अब भी रणबीर मान नहीं रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, सनाया सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने आंख उठाकर भी उसके तरफ देखा तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। मैं समझ रहा हूं, लेकिन अभी आप बीमार हैं और आपको अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। समर रणबीर को समझाते हुए जबरदस्ती उसे बेड पे सुला देता है। समर मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन पहले वाली बात इन्हें नहीं बताया, वरना तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता। तभी रणबीर समर को गुस्से में भयानक वॉइस में बोला, आपने ये होने कैसे दिया और मुझे आपने बताया क्यों नहीं? जिसे सुन समर अंदर तक कांप गया। समर शांत स्वर में समझाते हुए कहता है, रणबीर बाबा, आप उस वक्त किडनैप थे और हमारी पहली प्रायोरिटी आप थे, लेकिन मैंने नजर हमेशा रखा है और मैम के बारे में पल पल की जानकारों रखता आया हूँ। समर सारी बात बता देता है, उसके जाने के बाद से लेकर अब तक। बस इतना नहीं बताया था, 2 दिन पहले निर्मल गुप्ता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रणबीर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी नसें तनती जा रही थी, गुस्से की वजह से जैसे दिमाग में खून आना ही बंद हो गया हो। वह खुद को शांत करते हुए बोला, तो कब है ये सगुन के कपड़े देने का समय? समर जल्दी से जवाब देता है, आज ही। कुछ ही घंटों में रस्में स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन रणबीर अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसके ऐसा करते ही उसके बाजू से खून आने लगा, जिसे देख समर डर गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, आप ठीक हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी रणबीर समर को हाथ देकर रोक देता है। समर कुछ समझ नहीं पाया। वह सोचने लगा, इतनी तकलीफ सहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तभी रणबीर की आवाज आती है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं, बस आप ये बताइए कि आगे गया करे। मैं सनाया को किसी और के साथ होता नहीं देख सकता। समर सोचते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ मुहूर्त सही है। फिर अपने पॉकेट से पेपर निकाल कर दिखाता है, मेरी माने तो तैयार हो जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा। समर ने कहा तो रणबीर फिर से बोलता है, मानो जैसे उससे कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मॉम और डैड, समर उसे बीच में ही टोक देता है, वो सब मैं देख लूंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसके बारे में सर को या मैम को पता नहीं चलना चाहिए। समर ने अपनी बात रखी। राम भले ही सनाया को अपनी बहू मान चुके हैं, लेकिन बरसों से चली आ रही प्रथा थोड़ी तो नहीं जा सकती है। रणबीर को बॉस बनने में अभी भी 2 साल 8 महीने बाकी थे, और रूल्स के हिसाब से आप इस 3 साल के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं। यही वजह रही थी कि राम को इतने सालों से अपने बीवी और बच्चों से दूर रहना पड़ा था, और यह गलती अब रणबीर दोहराने जा रहा था। राम ये कभी नहीं होने देंगे, और हुआ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या सिंघानिया फैमिली में फिर से कुछ होने वाला था? समर और रणबीर की थोड़ी देर बातें होती रही। फिर रणबीर ने कुछ समर को दिया और बोला, जब सब हो जाए तो इसे उसमें रख देना। कार में 2 घंटे बाद गुप्ता फैमिली कार में हुए थे और कार गिलराज हाउस की तरफ बढ़ रहा था। कुछ बॉडीगार्ड थे जो अपनी कार में उनके पीछे थे। इस वक्त निर्मल खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पीछे उसके डैड आलोक और उसकी मॉम मालती बैठे हुए थे। कार चलाते हुए निर्मल के भाव सख्त थे। वह मन ही मन बड़बड़ाया, बस कुछ दिन और मेरी जान, फिर हर एक दिन का हिसाब लूंगा, तुम्हें वो तकलीफ दूंगा जो तुम्हें मरने पर मजबूर कर देंगे। क्या हो जाता? बस मजे करने की तो बात थी और तुमने मुझे अपने दोस्तों पिटवा दिया। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए गंदी हंसी हंसकर बोला, मेरे बिस्तर पर तो तुम आओगी। मुझे आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया, और तुमने मुझे छूने नहीं दिया,
तुम्हारे जिस्म का कतरा कतरा नोच डालूंगा। आई एम कमिंग बेबी। वह सोच ही रहा था तभी उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुक। निर्मल में एकदम से ब्रेक लगाया तो गाड़ी कुछ दूर घसीटते हुए रुकी। कौन है गधा? अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी इसे दिखाई नहीं देता क्या? निर्मल गुस्से में बोल कार से बाहर निकला। उतने में गार्ड्स में वहां आ गए थे और सामने खड़ी खड़ी गाड़ी को अपने गन पॉइंट पे चारों तरफ से घेर लिया था। इतने में अंदर बैठे आलोक गुप्ता और उसकी वाइफ दोनों भी बाहर आकर सामने देखने लगे। तभी उस गाड़ी से करीब 40 साल का एक आदमी निकला और अपने हाथ खड़े कर लिए, एक BODYGAURD उसे गन पॉइंट पे लेटे हुए रीलोड किया। गन की आवाज सुन वो आदमी डरते हुए बोला, प्लीज प्लीज मारना मत, वो मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया था। उस आदमी के पैर कांप रहे थे या फिर वो उसका कोई नाटक था। जब ये सुना तो निर्मल एक गार्ड को ब्रेक चेक करने के लिए इंट्रोडक्शन देता है ताकि यह आदमी झूठ बोल रहा है या सच ये जान सके। थोड़ी देर में गार्ड ने आकर बताया कि यह आदमी सच बोल रहा था। तब जाकर सारे बॉडीगार्ड्स ने चैन की सांस ली। आलोक और उसकी वाइफ फिर कार में जाकर बैठ गए। जब उन्हें पता चला कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था तो उन्हें खुशी हुई, क्योंकि ऐसे घटनों का घटना कुछ और ही इसरा करता है। निर्मल उसे आदमी को धमकाते हुए कहता है, ओए बूढ़े, अगली बार से अपनी ये खटारा कहीं और ले जाकर बंद कराना। अगर अगली बार तू दिखाना तो तुझे वही गोली मार दूंगा। बूढ़ा साला, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। निर्मल उस आदमी को चेतावनी देकर कार में आकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उस आदमी के सामने से सारी गाड़ियां ओझल हो गई। गाड़ियों के जाता ही उस आदमी के शरीर में एकदम से जान आ गई और वह खुशी से कूदते हुए बोला, गधे, बूढ़ा होगा तेरा बाप, दिन में ही तेरी तो कट गई बे। साला मुझे आंख दिखा रखा था, शायद उसे मेरा नाम नहीं पता। तभी उसके पीछे से एक भारी भरकम आवाज आती है, किसे क्या नहीं पता। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़कर देखता है, जहां एक आदमी कोट पहने अपने कमर पे हाथ रखे हुए खड़ा था। सामने से वह अपनी सफाई देते हुए बोला, अरे वो तो बस मैं ऐसे ही। खैर ये सब छोड़ और हाईफाई दे। अपना हाथ आगे कर हाईफाई देने के लिए बोल रहा था। तभी सामने सामने खड़ा आदमी बोला, अब तो ये उतार दे, या अभी भी बूढ़े बने रहने का प्लान है? खैर ये भी ठीक है। वह मजाक करते हुए एक आंख विंक कर देता है। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि समर और आजाद थे। आजाद ने एक बूढ़े आदमी का भेष धरा हुआ था और उसने जानबूझकर अपनी कार का ब्रेक खराब कर लिया था और इसी का फायदा उठाकर समर ने उस काम को बड़े ही आसानी से अंजाम दे दिया जिसके लिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। गिलराज हाउस। 40 मिनट बाद गिलराज हाउस सजा हुआ था। चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी जो रात के आने वाले आंसुओं को दिखाने का पूरा काम करेगी। हर किसी के चेहरा उतरा हुआ था। नौकर का काम में मन नहीं लगता। उन्हें आज उनकी बेबी जी के लिए दुख हो रहा था, लेकिन वो लोग खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते हैं। आज कोई खुश था तो वो सिर्फ अदराज, जिसे रिश्तों के आड़ में आ रहे पैसे दिख रहे थे। उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि उसे आने वाले वो पैसे प्यारे थे जो उसे उसकी झूठी शान को हवा देने वाले थे। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी हॉर्न की आवाज आती हुई सुने देती है। सनाया की मोम नहीं थी तो उसके दूर की रिश्ते में लगने वाली फुआ जो आज सारे रस्मों को करने वाली थी वो बोली, अरे कहाँ मर गए सब, जल्दी आओ, मेहमान आ गए। वह इतना बोल ही पाई थी कि इतने में अधिराज भी हॉल में आ चुके थे। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम क्या मुझे अब डांटने में लग गए? ... जल्दी करो, मेहमान आ गए हैं, हमें उनकी स्वागत भी तो करना है। अधिराज ने फुआ की बात समझकर बाहर की ओर नजर डालते हैं जहां अभी अभी महंगी गाड़ियां आकर रुकी थी। लड़के के परिवार वाले बाहर निकले। गेट पे फुआ जी आरती की थल लिए खड़ी थी तो वही अंदर सनाया बैठी रो रही थी। सालू, मीना और पेहू कब से उसे समझा कर थक गई थी लेकिन वह की मानने को तैयार ही नहीं थी। नीचे फुआ जी ने लड़के की आरती कर उसे घर पे प्रवेश कराया। सब सोफे पे बैठे थे। तभी मालती जी ने फुआ जी को सगुन की साड़ी देते हुए बोली, ये आप लड़की को दे दीजिए और उसे पहनकर आने को बोलिए। वह मुस्कुरा कर बोली तो फुआ जी ने हाँ बोल सगुन का साड़ी ले लेती हैं और ऊपर सनाया के कमरे की तरफ जाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सनाया का में फुआ जी थी।
फूआ जी ने सगुन का शादी देकर उसे पहन नीचे आने को बोलती हैं, और यह काम सालू, मीना और पिहू को दिया गया था। फुआ जी के जाते ही तीनों लड़कियां गुस्से में बोली, सगुन की साड़ी माय फूट। वह इतना ही बोल पाई थी कि तभी सनाया ने गुस्से में आकर सगुन का साड़ी को सोफे पर फेंक देती हैं। उसे ऐसा करता देख तीनों का चेहरा सख्त हो गया था। तभी सालू की नजर सोफे पे पड़ी साड़ी पे जाती है जिसमें से अभी अभी एक व्हाइट कलर का पेपर निकला था। सालू बिना कुछ बोले उस पेपर को निकाल लेती हैं और उसे देखने लगी हैं। जैसे ही सनाया ने उस पे लिखे उसे शब्दों को पढ़ा तो उसकी आंखें गहरी हैं। उसे खुद में डूबा देख सनाया गुस्से में बेड से उठ उसके पास आते हुए बोली, सालू यार तुम ना इसे फाड़ कर फेंक दे और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल। सनाया आकर सालू से पेपर छीन लेती हैं और जैसे ही उसे फाड़ने वाली थी तभी उसे उस पेपर पे बने चित्र दिखाई देता है। उसमें एक स्माइल का चित्र बना था और नीचे लिखा था, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, आई लव यू। सनाया उसे बार बार पढ़ रही थी। दिल में तब सुकून मिलता है जब दोनों हाथ खुले हो, उस हाथ में चाहने वाले का लेटर हो और दिल में अजीब सा सुकून तब ऐसा लगता है। सनाया बार बार उस लेटर को पढ़ रही थी, उस पे लिखे वो शब्द और उसके ऊपर बना स्माइल। सनाया को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई उस पे हंस रहा है। सनाया लेटर को फाड़कर फेंक देना चाहती थी लेकिन ना जाने कौन सा वो डोर था जो उसे यह करने से रोक रहा था। खुद में खोई सनाया ये भूल ही गई थी कि कब उसके रुआसी हो चले आंखों चमक आ गई उसे तो तब ध्यान आया जब मीना ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया। क्या हुआ सनाया, कहाँ खो है हो तुम? मीना भी उत्सुक बच्चे की तरह कहा और उसके हाथ से वो लेटर लेकर पढ़ने लगी। लेटर पढ़ते वक्त उसके भी चेहरे के भाव बदलने लगे थे। वो आंखें बड़ी किए हुए हैरानी से उस लेटर को देखकर बोली, ये किसने भेज कही? ये उस लिहर निर्मल ने तो नहीं भेजाना? अजीब लग रहा था उस लेटर को देखकर। सनाया मायूस होकर धम से बेड पे बैठ गई। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। तीनों के चेहरे के भाव को देख सनाया निडरता से बोली। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन अभी भागना यह मुमकिन नहीं था। कुछ ही देर में उसकी फैमिली उसे ढूंढ निकालेंगी। ताकतवर लोग और उनके आदमी हर जगह बिछे होते हैं, और ओहिर अब निर्मल जैसा कोई कमीना हो तो ये काम और जल्दी होने की संभावना बढ़ जाता है। सालू, मीना और पिहू ने मिलकर सनाया को समझाया। बड़ी मुस्कत करने के बाद सनाया मानी। थोड़ी ही देर में मिलकर तीनों ने उसे तैयार किया। सनाया खुद को आईने में देखकर रो पड़ी। वो मन ही मन बोली, आज तुम्हारी सनाया किसी और की होने जा रही है। सनाया को रोता देख सालू ने उसे वैसे ही खुद में समेट लिया। खुद में गले लगाए सालू बोली, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, देखना सब ठीक हो जाएगा। आंखें तो उनकी भी आंसुओं से भीग गई थी, लेकिन आज उन्हें मजबूर बने रहना था। कहीं ऐसा ना हो कि खुद को बिफरता देख ये भी ना बिफर पड़े। सनाया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देख कोई भी उस पे राम हो जाए। आंखों में काले काजल जो अब सेट हो गए थे, कम मेकअप में चमक रहा उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे चांद की अगुवाई में इंद्र की अप्सरा उतर आई हो। उसकी खूबसूरती देख तीनों मन ही मन उसके लिए असहाय महसूस कर रही थी, जो आज चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसा होता तो इसी वक्त रणबीर को खड़ा कर बोलती, ये रहा तेरा रणबीर, जा और जी ले अपनी जिंदगी। रणबीर अपना हाथ आगे बढ़ाता और सनाया उसे दौड़ते हुए पकड़ती। बाप तो कमीना था लेकिन दोस्त थी जो बोलती, जा सनाया जा, इससे ज्यादा तुझे प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। जा सनाया जा, जी अपनी जिंदगी। खुशियां ही खुशियां होती, लेकिन आज एक बाप ने अपनी बेटी को वैसे के लिए बेच दिया। क्या अमीर होने का यही मतलब है? अगर अमीर होना इसे कहते हैं तो नहीं चाहिए ऐसी अमीरी। खैर, आंसुओं को पोंछ तीनों ने मिलकर सनाया को नीचे लेकर आए। वह जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी तभी निर्मल की मां मालती ना जाने कब से हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपनी झूठी शान के बखान करने में लगी थी। उनकी आंखें गहरी हो गई और गुस्से में उठते हुए बोली, जब यही करना था हमारे साथ तो ये रिश्ता ही नहीं रखते। सब चौंक गए मालती की बातों को सुनकर। सबसे ज्यादा तो अधिराज, जिसे इस रिश्ते के आड़ में वो पैसे दिख रहे थे जो सनाया के बिकने पे मिलने वाले थे।
वह अड़बड़ाया हुआ सा मालती गुप्ता को देखने लगा। वह समझ पाता कुछ उससे पहले ही मिसेस गुप्ता की फिर से आवाज आई। आप सबको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? मैं सब देख सकती हैं। मेरी इन आंखों में चश्मा नहीं लगा है। मिसेस गुप्ता, आप ये बताएंगी कि हुआ क्या है? हमसे कोई बड़ी भूल हो गई है क्या? अधिराज हाथ जोड़े अपनी गलती की वजह पूछ रहा था। तो वही सामने चारों खड़ी ही सारा ड्रामा देख रही थी। अंदर ही अंदर उन्हें खुशी हो रही थी, कैसे भी करके ये शादी टूट जाए। तो वही निर्मल बैठा, उसे किसी की परवाह ही नहीं था। उसे तो सिर्फ सनाया ही दिख रही थी। अब तक फूआ जी भी आ गई थी। कब से किचन में लगी थी, ये बनाना है वो बनाना है। मेहमानों को ये पसंद नहीं, मेहमानों को ये पसंद आएगा। नहीं नहीं, तुम मेरे लिस्ट के हिसाब से ही तैयार करो। फूआ जी बावर्ची को इंट्रोडक्शन दिए जा रही थी, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती हुई सुनाई पड़ती हैं। और सब वही छोड़ हाल में आ गई थी। आप सबको पता है, मेरी फैमिली पूजा पाठ में विश्वास रखती है और हमने आज सगुन का साड़ी पंडित जी दिखवा कर लाए थे, तो फिर वो साड़ी कहाँ है? मिसेस गुप्ता गुस्से में देखते हुए बोली और फिर सनाया की तरफ बढ़ने लगी। कोई कुछ बोलता, अधिराज जी सफाई देते या फुआ जी चापलूसी करती, उससे पहले ही मिसेस गुप्ता ने सगुन की साड़ी का पल्लू सबको दिखाकर कहती हैं, ये वो साड़ी नहीं है जो हमने भेजा था। ये सुन सब चौंक गए। सबसे ज्यादा शौक तो फुआ जी को लगा। अधिराज फुआ जी को सवालिया नजरों से देखने लगे। तो वही सनाया के साथ बाकी तीनों भी चौंक गई थी। फुआ जी अपनी सफाई देते हुए बोली, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो वही कपड़ है जो आपने मुझे देने के लिए बोला था। फुआ जी ने जिस तरह से खुद को बेनकाब साबित किया, उनकी ये बातें मिसेस गुप्ता को चुभ गई। तो आपके कहने का मतलब मैं झूठ बोल रही हैं? नहीं नहीं, फुआ जी ने जल्दी से अपना सर नामे हिलती हैं। मामला बिगड़ने लगा था। सनाया को लगने लगा कि अब शादी टूट जाएगी, लेकिन उसके भ्रम को तोड़ते हुए निर्मल बोलता है, मॉम, आपने यहाँ ये क्या लगा रखा है? अगर आप नहीं चाहती तो ठीक है, आप घर जाए, सारी रस्में मैं खुद कर लूंगा। सबको ऐसे लड़ता देख निर्मल सख्ते में आ गया था। उसने सबसे पहले अपने को डांटा और उसका ऐसा करते ही सारा माहौल शांत हो गया। फुआ जी ने भगवान को धन्यवाद किया। अधिराज ने चैन की सांस लिया और मिसेस गुप्ता गुस्से का घुट पीकर रह गई। उसने मन ही मन बना लिया था कि इसे लंकी को सबक तो सिखा कर ही रहेंगी। पंडित जी आ गए थे तो उन्होंने रस्में स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद रस्में हो जाने पर सनाया कमरे में आ गई थी। कमरे में आते ही सनाया सबसे पहले लेटर को उठाकर देखती हैं। इतने में सालू, मीना और पीहू भी तब तक आ गई थी और उनके भी दिमाग में यही चल रहा था जो सनाया सोच रही थी। अगर ये सगुन का साड़ी यहाँ से नहीं आया है तो किसने भेजा है, और ये लेटर मतलब क्या है? चारों इस विचार में थी कि सनाया के दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ और वह चहकते हुए बोली, रणबीर। सबने सुना और सबके दिमाग में ही यही आंसर आया था। सनाया बार बार उस लेटर को देखती, फिर कभी सगुन के कपड़े को देखती जो थोड़ी देर पहले उसे बोझ लग रहा था। अब उससे अच्छा और कुछ उसके लिए हो ही नहीं सकता है। वो बार बार उस लेटर को चूमती, खुश होकर कभी सालू के गले लगती, तो कभी मीना के, फिर तो कभी पीहू के। सबके चेहरे खिल उठे थे। पीहू खुश होकर सनाया को छेड़ते हुए बोली, तो आखिर आ ही गए जनाब। चलो, कम से कम उन्हें पता तो है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। और तो और जनाब ने क्या कमाल कर दिखाया, चुपके से सीधा सगुन के सामान को ही बदल दिया। मानना पड़ेगा। ये सब सुन सनाया का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, जिसे देख तीनों ने सनाया को और ज्यादा परेशान करने लगी। पर क्या ये अंदाजा सही था? क्या सच में सगुन का सामान रणबीर ने ही बदला था, या फिर ये था इनके मन का वहम? देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। सनाया और उसकी दोस्तों को ये लग रहा था कि वो सगुन का सामान रणबीर ने ही बदला था। चाहे कुछ भी वो, जब दिल का कोई कोना आपको पुकारे तो आना ही पड़ता है। सनाया खुशी खुशी सारे रस्मों को निभा रही थी, क्योंकि उसे तो वो सब रणबीर के लिए करना था। पर ले फायदा, रणबीर आएगा ही नहीं या फिर आएगा? अधिराज के चेहरे की कोई दुगुनी हो चली थी। उसने सोचा सनाया इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे क्या पता वह ऐसा क्यों कर रही हैं।
इधर सीबीआई में अभी अभी खुशी का समाचार भी आ चुका था। अभिजीत और उसकी टीम ने मिलकर उस टेररिस्ट को पकड़ने में कामयाब हो गए थे, या यूं कहे अभिजीत ने ये जान पर खेल कर किया था, क्योंकि उसे अब तक ये पता चल चुका था कि उसका बाप सनाया की जबरदस्ती शादी करा रहा है। उसे आने में कुछ घंटे लगने वाले थे, शायद शादी से पहले आ जाए या फिर आकर सिर्फ देखता रह जाए। उसने उस आतंकवादी को अपने टीम के हवाले कर दिया। उसकी टीम भी उसके लिए चिंतित थे, कहीं देर ना हो जाए या ऐसा कि उसकी बहन उसके बाप के हाथों बिक ना जाए। वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसके आंखों में वो गुस्सा और अपने पिता के लिए नफरत आज आग उगलने वाला था। शाम होने ही वाला था, बारातियों के आने का वक्त हो चुका था। फुआ जी को देख ऐसा लग रहा था जैसे घर का सारा कारोबार कूद ही उठा रखा है। तू वह फूल देख लो, तो तुम खाने की तैयारी देख लो, मैं जरा जाकर भाई साहब से पूछ तो लूं बाराती कब तक आ जाएंगे। पता नहीं क्या था सब दिखावा, पैसे के आड़ में पैसा खरीदना, ये क्या था, पागलपन या बेहूदगी। खैर इस वक्त ऐसे बातों का टाइम नहीं था। नौकर चाकर तो ऐसे काम कर रहे थे जैसे आज ही दूल्हा आएगा और इनके कदमों में सारा जहान रख चला जाएगा। समर का घर। रणबीर डिस्चार्ज होकर आज समर के घर पर आ गया था। राम तो ठहरे राम, उन्हें क्या पता कि बेटे और सेक्रेटरी ने मिलकर क्या प्लान बनाया है। वैसे भी रणबीर घर नहीं जा सकता था, अगर घर जाता तो सुमित्रा जी उसे देख पहचान जाती। माँ है ममता से कभी कुछ छुप पाया है क्या? पर क्या पता अगली बार रणबीर दुल्हन भी साथ ले आए। रणबीर शीशे के सामने बैठा खुद को निहार रहा था। उसकी खूबसूरती आज निखर कर दिख रहा था। शादी के शेरवानी में रणबीर क्या गजब ढा रहा था। वह खुद को आईने में निहारते हुए समर से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ भाई? रणबीर के चेहरे पे वो लाली थी जो शादी का लड्डू खाते हुए दिखता है, तो वही समर उसके इस जवाब में क्या ही बोले, वह बस इतना ही बोल पाया, रणबीर बाबा, अब मुझे लगता है आपको एक बार फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई जरूर कर लेना चाहिए। क्या बता शाहरुख खान के बाद अगला नंबर आप ही का हो। रणबीर इस जवाब पे झेप गया। वह उठा और बोला, तो चले, लेकिन ये बताए आपने सारी तैयारी कर ली है ना? क्या रणबीर बाबा, आपको मुझ पे भरोसा नहीं? बस आप देखते जाइए, समर बोला और आगे चलने के लिए कहता है। रणबीर भी मुस्कुरा कर आगे चल देता है। रणबीर जैसे ही कार तक पहुंचा तो उसने देखा कि आजाद ड्राइवर बन उसके सामने ही खड़ा है। वह चौंकते हुए बोला, आप भी? आजाद अपना कैप निकाल कर घुमाते हुए बोला, बॉस के खिदमत में हाजिर हूं। जाहिर है, बॉस की शादी है तो चेला इसमें कैसे पीछे रह सकता है। रणबीर उसके जवाब को सुन समर को सवालिया नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा था और कोई बाकी है जिसे आपने नहीं बताया। समर हर काम सोच समझ कर करता था। वह जानता था कि शादी में हम अपने आदमी नहीं ले जा सकते हैं और मीडिया से भी बचना था, तो दो से भले थी। आजाद ने भी इस काम में समर का साथ देना चाहता था। जब बड़े बॉस के हाथों मेरे सामने सामने तुम दोनों पीटने वाले हो तो क्यों ना तुम सबकी मार थोड़ा कम कर दिया जाए, मैं भी दो चार डंडे खा लूंगा। अगर राम ने ये सुना होता तो खुद कोसते कि कैसे मैंने इस गधे को सेक्रेटरी बना लिया और इस लंगूर को इतने बड़े गैंग का लीडर। पता नहीं इनकी देखरेख में मेरा ये साम्राज्य कैसे संभालेगा मेरा बेटा। रणबीर निकल चुका था। समर के आदमी पल पल की खबर दे रहे थे। करीब 2 घंटे निकल चुका था। अब कहानी सनाया की नजर से। सनाया कमरे में बैठी शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सालू, मीना और पेहू ने तो कई बार उसकी बलाई ले चुकी थी, लेकिन सनाया के दिल में उथल पुथल मचा हुआ था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या रणबीर आएगा? अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? अगर मेरी शादी उस लिच्चा से हो गई तो फिर मैं कैसे खुद को संभल पाऊंगी? उसके मन में जैसे ही ये सवाल आए तो वह डर से सालू के हाथ को पकड़ लेती हैं। सालू भी उसकी ये हालत समझ पा रही थी। उसने उसे समझाया कि मैं हूं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में फुआ जी अंदर आ गई थी और वह थोड़ा एक्साइटेड होकर बोली, अरे लड़कियों, क्या कर रही हो तुम सब? थोड़ा जल्दी करो, बारात आने ही वाली है। तभी सालू झूठ मूठ का हंसते हुए बोली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे का सब देखिए, हमने तो बस रेडी कर ही दिया है। सालू तो वैसे ही फुआ से चिड़ी हुई थी। वह जैसे ही बाहर गई तो साली मुंह बनाते हुए बोली, बड़ी आई तैयार करने वाली, जल्दी करो, जल्दी माय फुट। लंगूर के हाथ में अंगूर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सालू मुंह बनाकर बोली तो सब हंस पड़े।
उधर एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड हो चुका था। अभिजीत सनाया को फ्लाइट से निकलते ही कॉल मिलाया लेकिन सनाया का फोन बंद बता रहा था, जिसे देख अभिजीत और ज्यादा घबरा गया। उसने जल्दी से एक टैक्सी बुक किया और गिलराज हाउस के लिए निकल गया। कितने साल बाद आज वह गिलराज हाउस जाने वाला था, और वो भी अपनी बहन की वजह से। अगर आज नहीं गया तो सनाया की जिंदगी खराब हो जाएगी और एक भाई होने के नाते वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। शादी में अधिराज ने तो गुप्ता फैमिली के डींगे आंकना स्टार्ट कर दिया था। हर कोई जानता था कि गुप्ता फैमिली कैसा है, और खासकर उस फैमिली का बेटा, जिसे हर रात एक नई लंकी चाहिए। सबको अधिराज पे हंसी आ रही थी। इधर रणबीर भी आ चुका था और उसने कार को सीधा बालकनी के पास ले जाकर रोक दिया था। रणबीर भी सनाया को कई बार कॉल कर चुका था लेकिन सनाया का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल अधिराज ने जानबूझकर सनाया का कॉल को उससे छीन लिया था। सनाया ने जोर जबरदस्ती की थी लेकिन उसे एक थप्पड़ के साथ खुश होना पड़ा था, लेकिन फोन उसे नहीं मिला। सनाया इसी उलझन में थी कि रणबीर से वह बात कैसे कर पाएगी। कमरे में अब सनाया को घुटन सी होने लगी थी। एक तो उसके पास फोन नहीं था और ऊपर से रणबीर का नंबर जो याद तो था पर उसका कोई फायदा नहीं। लड़के का स्वागत फुआ जी खुद करने वाली थी। लड़के वाले आ गए थे। अब बारी था तो उनका गृह प्रवेश कराने के लिए, जिसके लिए फुआ जी कब से तैयार खड़ी थी। अधिराज ने जाकर उनका स्वागत किया और फिर गृह प्रवेश कराने लगे। फुआ जी आरती उतार ही रही थी कि तभी एक भारी आवाज गूंजती है, मुझसे पूछे बिना मेरी बहन की शादी करने का हक किसने दिया आप सबको। अभिजीत को आवाज इतनी तेज थी कि सब उसे सुन डर गए थे। जैसे ही अधिराज में अभिजीत का आवाज सुना तो उनके पसीने छूटने लगे। आहा, बेटा तुम आ गए। चलो आ गए तो अच्छा किया, अधिराज नाटक करते हुए बोले। तभी अभिजीत गुस्से में बोला, आपको क्या लगता है मैं इस कमीने की शादी अपनी बहन से होने दूंगा, जिसका काम ही है लड़कियों के जिस्म के साथ खेलना। कभी नहीं। अभी की कोल्ड आंखें निर्मल पे जा टिकी थी। वह उसका कमीनापन देख सकता था। सीबीआई ऑफिसर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे पहले से ही निर्मल के बारे में सब पता था। बस यह नहीं कि अधिराज ने सनाया की शादी इसके साथ करने का तय कर लिया है। ऑफिसर जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम उठो और तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाए। निर्मल गुस्से में अभिजीत को धमकाते हुए बोला था। कुछ ही दिन पहले की बात थी जब अभिजीत ने एक नाइट क्लब के अंदर एक लड़की के साथ हम बिस्तर होते हुए निर्मल को रंगे हाथों पकड़ा था। आज वह सारा दृश्य उसके आंखों के सामने तैरने लगा। ये सोच उसने अपने पक्का कर लिया, आज किसी भी हाल में शादी नहीं होने दूंगा। अभिजीत अपना मुट्ठी कस ली और चलकर अधिराज की सामने खड़ा हो गया। वह गुस्से में उन्हें घूरने लगा। उसका तो मन ऐसा कर था कि अपने डैड को इसी वक्त एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह गुस्से में बोला, आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है मैं सोच भी नहीं सकता था। अपनी ही बेटी के साथ आपने ऐसा किया। छी, मुझे आपको अपना पिता कहने में भी शर्म आ रहा है। अभिजीत के आंखों का गुस्सा उतर आया था। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब तक सनाया भी जान चुकी थी कि उसका भाई आ गया है और सबसे उसके लिए लड़ रहा है। भाई की आवाज सुनते ही वह सब भूल गई और वह दौड़ते हुए अपने भाई के पास आ गई। अभिजीत की नजर जैसे ही सनाया पे गया तो वह ठिठक उठा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। सनाया दौड़ती हुई उसके गले से जा लगी। भाई आप कहाँ थे? उसके आंखों में आंसू थे जो अब अभिजीत के कपड़ों को भिगो रहे थे। अब मैं आ गया हूं ना गुड़िया, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। सनाया के सर को सहलाते हुए अभिजीत बोला था। तभी पीछे से निर्मल की कठोर लेकिन हवस भरी आवाज आती है, जान मुझे इतनी जल्दी भूल गई, आज हमारी शादी है, सपने देखना छोड़ दे निर्मल, और अपना ये घिनौना चेहरा लेकर निकल यहाँ से। अभिजीत बीच में ही टोक कर निर्मल को धमका दिया था लेकिन निर्मल के चेहरे पर अभी भी वही हवस दिख रहा था। उसकी हवस भरी आंखें सनाया को ही घूर रही थी, जिसे महसूस कर सनाया असहज हो रही थी।
अभिजीत सनाया को अपने पीछे खड़ा करते हुए बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, निकल जाओ यहां से। अभिजीत की धमकी सुन निर्मल जोर से हंसने लगा और फिर एकदम से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह गुस्से में बोला, शादी तो मैं आज करके ही जाऊंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इतना बोल निर्मल में ईसरा किया। उसका ईसरा पाते ही बॉडीगार्ड्स एक एक कर घर के अंदर घुसने लगे। थोड़ी ही देर में अभिजीत बॉडीगार्ड्स के निशाने पे था। अभिजीत अब निर्मल के बॉडीगार्ड्स के निशाने पे था। तभी निर्मल थोड़ा आगे आया और जेब में हाथ डाले अभिजीत के सामने खड़ा हो गया। सनाया अभिजीत के पीछे छिपी डर रही थी, तो वही अभिजीत निर्मल के आंखों में गुस्से से देख रहा था। गुस्से में, घुर क्या रहा है बे, तेरा होने वाला जीजा हूं। अपनी ये आंखें नीचे कर, वरना तू किसी और को देखने लायक नहीं रहेगा। निर्मल गुस्से में बोला। उसके आंखों में घमंड था जिसे अभिजीत देख पा रहा था। निर्मल तो चाह रहा था कि उसकी शादी बिना किसी झंझट के हो जाए, और अगर अभिजीत नहीं आता तो शायद हो भी जाता। इधर देर तक खड़े अधिराज को यह मौका सही लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज शादी नहीं हुई तो मैं और मेरा बिजनेस दोनों बर्बाद हो जाएगा। भगवान ने मुझे एक बेटा तो दिया, पर वो भी किसी काम का नहीं। इसे अपने बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वह अभिजीत को कोस रहा था। अधिराज ने जहां तक जाना था उसके मुताबिक अभिजीत को आने में अभी कुछ दिन और लगने वाले थे, लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे आ गया? दरअसल अभिजीत ने जाने से पहले सीबीआई ऑफिस में ये बोल दिया था, अगर मेरे एब्सेंट में मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत होता है तो वह मुझे इन्फॉर्म कर दे, और यह काम उसने अपने दोस्त अपन को सौंपा था। और जब सनाया कुछ दिन पहले सीबीआई ऑफिस में गई थी, तब से तन में उसके बारे पे सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा था, और जब उसे जैसे ही सारी जानकारी मिल गया तो उसने सबसे पहले अभिजीत को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर हुआ कुछ ऐसा। भाग्य से अभिजीत और उसकी टीम जिस आतंकवादी को पकड़ने के लिए गए थे वह उसी दिन उसे मिल गया। अभिजीत ने बिना मौका गंवाए अपनी जान पर खेलकर उसने आतंकवादी को पकड़ लिया था। नॉर्मल टोन। निर्मल बेटा, मुहूर्त बिता जा रहा है, पहले शादी कर लो, उसके बाद तो जीजा साले की लड़ाई तो चलती रहेगी। पंडित की तरफ देखते हुए अधिराज बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मुहूर्त निकल जाए। वैसे भी गुप्ता फैमिली शास्त्रों में थोड़ा ज्यादा भी विश्वास रखते हैं। निर्मल अधिराज की बात पे हंस पड़ा। वह एक नजर अभिजीत को देखा, फिर उसके पीछे छिपी सनाया को। जान चले, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, फिर हमें सुहागरात पे भी तो चलना है। उसने सनाया का हाथ पकड़ लिया था। इससे पहले वह उसे खींचता कि तभी अभिजीत ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अभिजीत ने सीबीआई के लिए ट्रेनिंग की थी और वह मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि एक बार तो निर्मल की भी आंखें दर्द से लाल हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभल लिया था। एंगर, मेरी बहन से दूर रहो, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। अभिजीत गुस्से में लाल हो गया था। वह चाह रहा था कि इसी वक्त निर्मल के सर में गोली मार दे। इधर निर्मल ने जब ये सुना तो वह भी हाइपर होते बोला, जब तेरा बाप कुछ नहीं बोल रहा है तो तू कौन होता है बोलने वाला? शादी तो मैं करूंगा और अभी करूंगा। इसी वक्त इस बार उसने जोर आजमाया और सनाया को खुद की तरफ खींच लिया। अभिजीत उसे ऐसा करता देखता ही रह गया, क्योंकि इस बार उसके बॉडीगार्ड्स ने सनाया पर गन तान लिया था। अभिजीत तो कभी उसे खरोच भी ना आने देता, तो आज कैसे उसे मरने दे? वह गुस्से में घुटपी कर रहा गया। उसने गुस्से में अधिराज को देखा, जिनके चेहरे पे लालच साफ दिख रहा था। पैसे का भूखा इंसान क्या क्या कर सकता है, आज अभिजीत देख पा रहा था। निर्मल सनाया को खींचकर शादी के मंडप की ओर ले जाने लगा। स्कैर्ड, भाई मुझे नहीं करनी इससे शादी, प्लीज मुझे बचा लो, सनाया चिल्लाते हुए अभिजीत से बोली। उसके चेहरे पे डर अब हावी होने लगा था। एक बार तो सालू ने उसे बचाने की सोची थी, लेकिन निर्मल के गुंडों ने उसे रोक दिया था। अभिजीत अपनी बहन को सूली पे चढ़ते हुए देख रहा था और वह कुछ कर नहीं पा रहा था। ये कैसी विडंबना थी, एक भाई बहन की शादी में खुश नहीं है। वह रो रहा है पर उसके आंसू खुशी के नहीं हैं। पंडित भी डरा हुआ था। एंगर, ये पंडित मंत्र पढ़ना चालू कर और जितनी जल्दी हो सके शादी करा दे हमारी। अगर शादी होने में थोड़ी भी देर हुई तो तू भूल जा कि तेरा घर भी है, तुझे सीधा ऊपर भेज दूंगा। निर्मल गुस्से में बोला और सनाया को जबरदस्ती बैठा देता है।
सनाया बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने अभिजीत के कनपटी पे गन तानी हुई देखी तो वह भाई के लिए बैठ गई। पंडित ने मंत्र पढ़ना चालू किया। पंडित मंत्र थोड़ा ही पढ़ पाया था तभी पूरे हॉल में गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, मेरी सनाया के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की। आवाज को सुन सब गेट की तरफ देखने लगे। रणबीर आ गया था, उसके साथ में समर और आजाद उसके पीछे ही खड़े थे। जैसे ही रणबीर के भारी भरकम आवाज को सबने सुना तो सब आपस में बातें करने लगे। अनवाइटेड मेहमान, अब ये कौन आ गया, इसको भी ये लड़की चाहिए क्या। उद्धरण चिन्ह, अरे तुम चुप करो, अब बस तुम ड्रामा देखो। अब ये क्या करता है, काश कहीं से पॉपकॉर्न मिल जाता तो शादी में सस्पेंस का मजा दोगुना हो जाता। इसके पीछे खड़ा आदमी आजाद तो नहीं। उद्धरण चिन्ह, क्या वही आजाद जो होटल डायमंड का मालिक है, लेकिन इस लड़के के साथ इसे तो हमने कभी नहीं देखा। आसपास खड़े मेहमान आपस में बातें करने लगे थे तभी निर्मल की गुस्से में बोला, एंगर, अब तू कौन है बे, क्या एक कम था जो दूसरा भी मरने चला आया। तभी उसके बातों को पिच में ही काटते हुए आजाद बोला, क्या बोला तूने, क्या भूल गया वो रात, जिस रात मैंने तुझे तेरी जान भीख में दे दिया था। कुत्ते की जात और उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होता। आजाद 2 कदम आगे आया और गुस्से में बोला था। जब रणबीर को निर्मल ने गुस्से में बोला था तब आजाद ये सहन नहीं कर पाया था, कैसे कोई उसके सामने ही उसके बॉस को गाली दे सकता है। अगर सबको पता चल जाए कि सामने खड़ा लड़का कौन है तो सबके होश उड़ जाएंगे। ये तो रणबीर का बड़पन था जो उसने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा कि इसी वक्त बिग टेबल के पास मैसेज भेजे, वरना अब तक यहाँ लाश ही लाश होता। शॉक्ड, आजाद भाई आप यहाँ। जब निर्मल ने आजाद को देखा तो वह चौंक गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़ा गैंग का लीडर का यहाँ क्या काम। निर्मल को वो सारी बातें याद आने लगा था जो कुछ महीनों पहले हुआ था। वो रात निर्मल के लिए किसी डरावनी हॉरर की फिल्म के जैसे ही था, जब वह घुटनों के बल बैठा था और उसे 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। बीच में निर्मल के सामने खड़ा आजाद उसके सर पे गन तान रखे हुए था और निर्मल अपनी जान की भीख मांग रहा था। नॉर्मल टोन, तूने अभी अभी जो बोला उसके लिए सॉरी बोल और वहां से अभी के अभी उठ। वो जगह मेरे बॉस का है, तेरे पास 10 सेकंड हैं। उसके बाद मैं तुझे और तेरे इन आदमियों को जिंदा यही मार डालूंगा और मुझे लगता है तू ये बात अच्छे से समझ रहा होगा। आजाद इतने आसान शब्दों में सब बोल गया जैसे उसे किसी का डर ही नहीं है। इधर सनाया एकटक रणबीर को ही देख रही थी जो अभी उसे ही देख रहा था। रणबीर ऊपर से दिखा नहीं रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा था। उसके आंखों में गुस्सा उतर आया था, खासकर तब जब निर्मल ने सनाया का हाथ पकड़ा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई हाथ पकड़ने की। रणबीर बिना किसी का परवाह किए आगे बढ़ने लगा। सनाया उसे देख रो पड़ी थी। आज 2 महीने बाद रणबीर उसके नजरों के सामने था और वह भी इस सिचुएशन में जब उसके साथ खेला जा रहा हो। रणबीर निर्मल को इग्नोर कर झुककर सनाया को अपनी गोद में उठा लिया था। तभी निर्मल ने उसे रोका, लेकिन वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही रणबीर ने उसे अपनी जलती हुई नजरों से देखा जिसमें सिर्फ उसके लिए गुस्सा भरा था। निर्मल एक पल तो उसके लाल आंखों को देख डर गया था। एंगर, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरी सनाया का हाथ छोड़, मैं तुझे आखिरी वक्त देता है। जब रणबीर ने देखा कि निर्मल ने सनाया का हाथ पकड़ लिया था तब उसका गुस्सा और बढ़ गया था। वह तो उसे उसी वक्त मार देना चाहता था। उस पल का नजारा देख सब डर गए थे। मेहमानों को लगा था कोई ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भयंकर वाला ड्रामा जिसमें बात बात में मरने और मारने की बातें की जा रही हैं, तब तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लेने में ही भलाई है। सनाया निर्मल से अपना हाथ छुड़ाकर अब रणबीर के गर्दन में अपना हथेली लिया था और अपने सर को उसके सीने छुपा लिया था। उस वक्त सनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब सबसे महफूज जगह मिल गया है और अब उसे कोई नहीं छू सकता है। रणबीर सनाया को अभिजीत के सामने ले आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, सनाया को मैं लेकर जा रहा हूँ। रणबीर ऑर्डर देते हुए बोला। वह तो किसी से बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन सनाया ने हर बार अभिजीत का जिक्र किया था। मेरा भाई ऐसा है वैसा है, सबसे अच्छा है। तो रणबीर को ये करना ठीक लगा, लेकिन तभी अभिजीत खुद को छुड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम और सनाया को किस हक से लेकर जा रहे हैं। तभी रणबीर बोला,
मुझे लगता है ये बात अब आप सब पूछने के काबिल नहीं रहे हैं। अगर मेरी सनाया को कुछ भी हुआ तो याद रखना, वह तुम सबका आखिरी दिन होगा। रणबीर गुस्से में अभिजीत को बोला, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सनाया की शादी अभिजीत ने नहीं बल्कि उसके बाप अधिराज गिल ने तय किया था। रणबीर का आवाज इतना डरावना था कि सनाया भी डर गई थी। उधर खड़ा निर्मल जो अब तक शेर बना था, उसकी हालत टाइट हो गया था। रणबीर को देखकर सबके आंखों में एक ही सवाल था, कौन है ये जो किसी से नहीं डर रहा? 20 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं यहाँ। अभिजीत हैं जो सीबीआई का एक काबिल ऑफिसर हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि निर्मल खुद इतने बड़े बिजनेस को ओन करता है। तो फिर कैसे ये सबके सामने निडर होकर खड़ा हो सकता है? रणबीर तो डर को उसी दिन भुला दिया था जब उसके हाथ में लिमिटेड गोली था और सामने गोलियों से भी ज्यादा गुंडे और सबको उसे मारना था। इधर अभी भी सोच में था रणबीर।